एक बार फिर से भारतीय बाजारों में दमदार एक्शन वाला मंडे और जबरदस्त रिकॉर्ड बनते हुए एक बार फिर से ऊंचाइयों पर बाजार पहुंचते हुए और दिन भर मजबूती के साथ कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज तो भरपूर एक्शन हो रहा है बाजार में। 18,500 पहली बार छुआ, 40,000 के बेहद करीब बैंक निफ्टी भी आते हुए दिखा। चल क्या रहा है सर, और इस समय की बड़ी बात है क्या? चल तो यही रहा है दीप की जो अप्रैल और मई में आपने देखा था मिड कैप्स में चलते हुए, अब इंडेक्स पे लार्ज कैप्स में वेदांता, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ये मिड कैप नहीं है भाई, लार्ज कैप्स है। लार्ज कैप्स ऐसे भाग रहे जैसे मिड कैप्स हो। अमेजिंग। मतलब आप देखिए, यही है फॉर्मूला, लेकर बैठ जाओ चुपचाप। बिल्कुल, जहां भी ट्रेडिंग करने का आपने चांस लिया ना, वहां छूट गया। आप देखिए 3 दिन में 50 रुपए वेदांता ऊपर है, बिल्कुल 7 दिनों में 150 रुपए ऊपर है आपका टाटा मोटर्स, 7 दिनों में 100 रुपए ऊपर है टाटा पावर। ये है कमाल बाय एंड होल्ड का, क्योंकि आप टाइम कर ही नहीं। हर लेवल पे आपको ऐसा लगेगा बहुत हो गया, बहुत हो गया, लेकिन कहीं भी बहुत हो गया है ये पता नहीं, कब जाकर बहुत होगा वो पता नहीं। सो थोड़ा खरीदें, खरीद कर शांति से बैठे रहें, और जो खरीदा हुआ है उसे बेचने के लिए कोई न कोई ऐसा बड़ा रीजन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस वजह से बेचूं। जब तक ऐसा ना आए, हड़बड़ी ना करें। आइए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से देख लें बाजार की बड़ी बातें इस वक्त की। आज की लगातार तीसरे दिन बनाया निफ्टी ने रिकॉर्ड 18,543 इतिहास में दर्ज हो चुका है ये आंकड़ा, और 62,000 से थोड़ा सा दूर। 62,000 वैसे आगे नहीं, पीछे 62 जरूर है, 61,962 ये है वो लेवल सेंसेक्स का जो रिकॉर्ड हाइस पर है, और 40,000 से 40-50 पॉइंट ही दूर है बैंक निफ्टी रिकॉर्ड के लिहाज से 39,947। लगातार 5वें दिन इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड बनाया है। मेटल, एनर्जी, सरकारी कंपनियां, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां जहां आपने पैसा लगाया वहां वहां तेजी है। मेटल इंडेक्स 4% मजबूत है। फार्मा में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। इंडिया विक्स उछला है 8%, ये थोड़ी सी चिंता की बात है, और शायद पुट कॉल रेशियो पर भी नजर डालेंगे। देखते हैं वायदा कारोबार के डेटा किस तरह के बन रहे हैं। डाउ फ्यूचर 60 अंक कमजोर है, 900 बढ़ने के बाद 60 घटना, कोई चिंता की बात है नहीं। 1/4% से 0.5% तक की कमजोरी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी यूरोप में, और वो भी इसलिए कि शुक्रवार का सेशन यूरोप के लिए भी बड़ा दमदार रहा। हमने तो किया ही नहीं, इसलिए हम आज बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, और वैसे भी ग्लोबल बाजार जब भी सुस्त होते हैं हम अपनी चाल में चलते रहते हैं, वैसे ही आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा नतीजों पर भी सर नजर डाल देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि इस समय बाजार पर क्या व्यू आपका बन रहा है। अल्ट्राटेक के नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। अनुमान मुताबिक ही आपको आय का आंकड़ा आते हुए दिखा है। कुल सेल्स 11,550 करोड़ के आसपास हैं। अगर आप साल दर साल के हिसाब से देखें तो 15% की बढ़त यहां पर आपको आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 2% बढ़ा है, 2,600 करोड़ का आते हुए दिखा है। मार्जिन घटे हैं, तो थोड़ा मार्जिन प्रेशर, स्पेशली जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रही हैं, फ्यूल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसका असर आप आते हुए देख रहे हैं। तो 25-25.5% से घटकर 22.5% के इनके मार्जिन रहे हैं। वहीं अगर हम मुनाफे की बात करें तो 7.5% मुनाफा बढ़कर आया है। तो अल्ट्राटेक के नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर आप फर्स्ट कट देखें, थोड़ा कामकाजी तौर पर मार्जिन पर दबाव है, बट ये एक्सपेक्टेड भी था जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रही हैं इन सभी कंपनीज की। पर वही है बात सर, बाजार की जब हम बात कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट थोड़ी वीक है, बट वायदा कारोबार के 3 स्टॉक्स ने सर आज 10% का, बल्कि 2 स्टॉक्स ने तो 15% का सर्किट भी लगा है। और इसके साथ ही कमोडिटी लिंक्ड सेक्टर्स, इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स और बैंक्स बढ़िया प्रदर्शन यहां से आते हुए दिखता है। कैसे देख रहे हैं सर? बढ़िया है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि रफ्तार आपको ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन रफ्तार ज़्यादा लगे तो सिंपल है, पॉइंट्स से परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, वो फॉर्मूला ठीक है। तो 1% निफ्टी ऊपर है, ठीक है। 900 पॉइंट अगर डाउ बढ़ा, यानी कि 2%, जी 2 से क्या ज़्यादा हो गया ना, 2.5% के आसपास। 2.5% के सामने 1% तो बनता है। अगर शुक्रवार को खुले होते तो इतना तो शुक्रवार को ही बढ़ जाते, फिर आज का और अलग। तो ठीक है। और अच्छी बात है कि 18,500 के आसपास थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। हल्का फुल्का बाजार बीच बीच में नीचे भी आया है, नीचे आकर वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। दीप तो जैसे ही गैप से खुल रहे थे हम 38,900 के आसपास, 39,900 के आसपास, तब हमारा यही कहना था कि 39,500-600 की रेंज में खरीदना चाहिए। आज आप देख लीजिए 39,570 का लो है, तो एकदम परफेक्ट लेवल से बैंक निफ्टी भी घुमा है, वहां से आपको वापस से 400 पॉइंट मिले। निफ्टी में भी आप देखिए तो 18,450 के आसपास, जहां पर हम कह रहे थे कि वहां से खरीदारी की सोचते हैं, 50 पॉइंट नीचे आने दें, तो बढ़िया लेवल से बाजार चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेरे ख्याल से परफेक्ट मार्केट है। अब रहा सवाल इंडेक्स का,
मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। किसी भी लेवल से 100, 125, 150 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी में दिखेगी या 400, 500 पॉइंट की कमजोरी बैंक निफ्टी में दिखेगी, वहां से आपको तुरंत खरीदारी आ जाएगी। और बाकी रहा सवाल कमाई करने का, तो स्टॉक्स, कहानी अब स्टॉक्स में ही है। स्टॉक्स में, और जिस तरह का इंटरेस्ट स्टॉक्स में आ रहा है, लोगों को इससे क्या है, स्टॉक्स में कब खरीदारी होती है वो समझना जरूरी है। जिस समय आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मार्केट ठीक है और इंडेक्स कहीं जाने वाला नहीं है या गिरने वाला नहीं है, तो फिर आप निडर होकर या कॉन्फिडेंस के साथ आप इंडेक्स स्टॉक्स खरीदते हैं। वही मार्केट में हो रहा है। इसलिए अगर आपको 5 से 15%, 20% तक के उछाल कई सारे अच्छे मिड कैप्स में दिख रहे हैं, तो उसका बड़ा कारण यह है कि लोगों को में ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है कि इंडेक्स गिरने वाला नहीं है। और इंडेक्स नहीं गिरने वाला है तो फिर मुझे मेरा स्टॉक इस वक्त लेने में हर्ज नहीं है। 18,500 पर या 40,000 पर निफ्टी लेने में आप सोच सकते, बैंक निफ्टी लेने में सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में अब भी वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस है और वही बाजार में दिख रहा है। इसलिए अगले 1.5 घंटे में और कल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। बिल्कुल सर, और सारे स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, तैयार हैं। पर उससे पहले आपको आइए एक बार बता देते हैं आज के खबरों वाले शेयर जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स भी मानसी और वरुण के साथ। मानसी बताएं कौन से इवेंट्स पर? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। एल&टी इन्फोटेक के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे। नतीजे अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी, और अगर डिविडेंड का ऐलान होता है 26 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। आरपीपी इंफ्रा राइट इशू बंद हो जाएगा आज, जिसका एंटाइटलमेंट रेशियो 3:5 का है। इशू प्राइस 30 रुपए प्रति शेयर और साइज 1.6 करोड़ का है। कल 19 अक्टूबर के दिन HUL और नेस्ले कंपनियों के नंबर्स निफ्टी स्पेस में पोस्ट मार्केट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं ACC और साथ ही L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, नवीन फ्लोरीन, ICICI प्रूडेंशियल वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। ईद पर कल क्लियरिंग हॉलिडे है, बैंक्स और करेंसी मार्केट्स कल बंद रहेंगे। बुधवार 20 अक्टूबर के दिन वायदा बाजार की कंपनियां हैं जुबिलेंट फूड, हैवेल्स इंडिया, L&T फाइनेंस होल्डिंग और सिंजीन, इनके नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। इसके अलावा G20 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली जाने वाले हैं, और बुधवार के दिन से यानी कि 20 अक्टूबर से महाराष्ट्र में कॉलेजेस जो हैं वो खुलते हुए दिखेंगे। एक्स डिविडेंड RCF का शेयर ट्रेड होता हुआ बुधवार यानी 20 अक्टूबर को दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स। आइए आज के खबरों वाले शेयर्स भी जाने वरुण के साथ। वरुण बताएं। ओके दीप, तो सबसे पहले हमने IDBI बैंक के लिए आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी कि LIC जो है वो इसमें हिस्सेदारी नहीं बेचने वाला है पूरी तरीके से, तो उसका इम्पैक्ट आपने स्टॉक पे भी देखा। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा के जो दाम है उसमें 16% के आसपास का उछाल आया है, तो इसका इम्पैक्ट ग्रासिम, DCW, गुजरात एल्कलीज जैसे काउंटर्स पे हुआ है। पारस डिफेंस, यहाँ पे एसोसिएट कंपनी का गठन इस कंपनी ने किया है, उसके लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। यहाँ पे सर्विस रिपेयर का काम जो है वो ये कंपनी करेगी, करीब 47.5% के आसपास की हिस्सेदारी होगी इस कंपनी की। HCL टेक वियतनाम में करियर प्रोग्राम जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किया है। हाई स्कूल ग्रेड्स करियर प्रोग्राम जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किया है। L&T 5G ट्रायल के लिए वोडाफोन आइडिया के साथ इस कंपनी ने करार किया है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक QIP के जरिए 1000 करोड़ के आसपास जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल बैंक के प्रमोटर की 81.75% के आसपास की हिस्सेदारी है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के तहत जो है हिस्सा बिक्री करेंगे। इसके अलावा TCS, यहाँ पे जापान की एक कंपनी है, उसके साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। TVS मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कारोबार के प्रेसिडेंट की तरफ से ये बयान आया है कि पिछले 2 साल में कार की मांग जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, और टाटा की कारों की लोकप्रियता जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। वहीं इस कंपनी ने SUV पंच जो है उसको लॉन्च कर दिया है। 5,49,000 के आसपास की प्राइस जो है वो रखी गई है, और चिप की कमी के बावजूद जो पंच का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेहतर रहेगा, इसकी उम्मीद है। इन्फोसिस, यहाँ पे डिजिटल एग्जीक्यूशन के लिए इस कंपनी ने ब्रांड काउंसिल के साथ करार किया है। इसके अलावा कोल इंडिया, यहाँ पे खबर है कि सिंगरेनी कोयलरीज ने जो कोयले के दाम है उसमें 6% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। HOEC सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन पे पेट्रोकेमिकल मंत्री का बयान आया है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के पर विचार कर रहे हैं, तो इस स्पेस के ऊपर आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा LIC की शॉपिंग लिस्ट, यहाँ पे फाइजर में इन्होंने खरीदारी की है, अपना हिस्सा बढ़ाया है, 4.17% से बढ़ा के 5.56% किया। अंबुजा सीमेंट में हिस्सेदारी 5.57% से बढ़ा के 6.01% कर ली है, और JSW एनर्जी में 5.91% से बढ़ा के 7.47% कर ली है। कुछ ब्लॉक डील्स है जिसमें टाटा पावर में 12.5 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है, यूनियन बैंक में करीब 10,80,000 शेयर्स का, नैल्को में 23 लाख और ITC में 21 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। ओके, तो ढेर सारी खबरें, ढेर सारा एक्शन, बढ़ाते हैं आगे वागले साहब के लिए पहला बिल्कुल क्लोजिंग शो का वागले का वंडर।
गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मैं कॉल देने के पहले मैं वेदांता पे कमेंट करना चाहता हूँ, आपकी अगर इजाजत हो। बताएं सर। आपने सबसे पहले कितने लेवल पे स्पॉट किया था? मुझे तो आई थिंक 150-160 से आप बात कर रहे हैं, ऐसा याद है। 130 पे किया था जब डीलिस्टिंग ऑफर चल रहा था, उसके बाद जब गिर के 90-95 आया तो फिर हमने कहा कि यहाँ पे और लीजिए, डरिए मत। बस वो वहां से तो फिर कभी बेचने ही नहीं दिया, मतलब ये करेक्ट। नहीं, मैंने अनिल जी इसके लिए पूछा क्योंकि अभी ये मंथ खत्म होगा, इसमें जो पैटर्न बन रहा है इसका मेरे को टारगेट 550 का है। ऑब्वियसली ये 6-8 महीने 1 साल का है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होगा, 60 के ऊपर ये मंथ एंड अगर बंद हो जाता है, अभी महीना खत्म होने को 10-12 दिन बाकी है, और 360 के ऊपर बंद होता है तो इसका पैटर्न ये सजेस्ट करेगा कि आपको कंटिन्यू होगी। जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने लिया है उन्होंने उनको स्टॉप लॉस 300 का रखना है जो भी इन द मनी है, और 500 से 550 तक होल्ड करना है, और टाइम फ्रेम होगा 6 से 8 महीना, वो भी 1 साल। मेरा अभी का कॉल है पीएनबी, जिसने मुझे मॉर्निंग से स्ट्रेंथ दिखती है। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट इसमें आज दिखाई देता है। करंट भाव है 46.10 46.20 फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ। ऑलरेडी ये 8% ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है 1 से 2 दिन आउटर साइड, 3 दिन ये 55 तक जाना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस इसका 2-2.5 रुपए का होना चाहिए, 43.80 44। ओके, तो ये है आपके लिए राय पीएनबी में खरीदने की। सरकारी बैंकों पे लगातार बुलिश है आशु सर भी, और हमारे साथ भी हैं। एक बार उनसे भी राय ली जाए आशु सर से। आशु सर, सरकारी बैंक अब भी क्या पसंद है, एसबीआई या कुछ और? अनिल जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये पूरा थीम जो अगले 1 महीने का है सरकारी बैंक्स में रहेगा, और हमने कहा था कि कुछ भी ले लो। अनिल जी पीएनबी तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अनिल जी सबसे बेस्ट बात यह है कि वो बैंक के अंदर है। अनिल जी बैंक के अंदर ना स्टॉक सबड्यूड रहता है, और वो जिसके पास मतलब कन्विक्शन है और डिलीवरी उठाने के पैसे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जब भी ये बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर निकलेगा तो ये स्टेट बैंक और कैन बैंक और पीएनबी से ज्यादा इसमें भी मूवमेंट आएगी, जिस तरह की पीएनबी में आज हमने मूवमेंट देखी है। तो मुझे लगता है अनिल जी हमने स्टेट बैंक की कॉल दी, थर्सडे को बीटीएसटी कैन बैंक की दी, पीएनबी अभी वागले जी ने कवर कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बार बात हुई है, बाकी एनालिस्ट ने भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है फ्रेश बाइंग बैंक ऑफ बड़ौदा में करनी चाहिए, और जैसे ही बैन से बाहर निकलेगा इसमें एक बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इन लाइन अनिल जी बैंक ऑफ बड़ौदा है। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करें यहाँ पर खरीदारी, ये है आपके लिए राय। एसबीआई के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा है दूसरा स्टॉक जहाँ पर आशु सर को लगता है खरीदारी की जा सकती है। तो जबरदस्त एक्शन है। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। बताएं सर। अनिल जी अनिल जी चार्ट कॉर्नर नहीं है, ये हमारी स्पेशल पिक है अनिल जी, और एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है नेम इंडिया यानी कि निपॉन एसेट मैनेजमेंट में, जिसपे मेरी और राकेश जी की खरीदारी की राय है। जबरदस्त ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, और अगर आप इसका मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें अनिल जी तो बहुत ही जबरदस्त है। काफी बड़े इंतजार के बाद स्टॉक में अभी ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। फरवरी 20 में 453 के हाइस थे, उन हाइस को तोड़ने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर की क्लोजिंग आज आती है, कल आती है, परसों, बट डेफिनेटली आएगी। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है मिस नहीं करना चाहिए। 500 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 500 प्लस के टारगेट के लिए नैम इंडिया है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 435 का, 435 का स्टॉप लॉस लगाना है 500 के बड़े टारगेट के लिए। नैम इंडिया एक ओवरवेट स्पेशल पिक है। बिल्कुल स्पेशल पिक है, तो टारगेट्स भी बड़े हैं। करीब 10% के गेन के लिए नैम इंडिया निपॉन लाइफ पर आप करके चलें खरीदारी। आइए चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। जो स्टॉक्स मेरे रेडार पे है फिलहाल, तो काफ़ी समय के बाद यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप्स नज़र आ रहे हैं।
मैं फोकस कर रहा हूँ सारे सीमेंट काउंटर्स पे। सो जिस तरीके से सितंबर के हाईज बने थे उसके बाद एक करेक्टिव एक्शन थी, मुझे लग रहा है काफी सारे सीमेंट पैक्स में यहाँ पर बॉटमिंग आउट के फॉर्मेशन से एक एलिवेटेड बेस के फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफी बड़ा मोमेंटम बन सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। मैंने फिलहाल चूज किया है रामको सीमेंट्स को, जिस तरीके से इसने 1000 का लेवल पार किया है। एक पिछला अटेम्प्ट भी हुआ था पिछले हफ्ते में जब इसने अराउंड 1020 के आसपास के स्विंग्स बनाए थे। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसके RSI ने अभी ब्रेक किया है 50 लेवल्स को, एंड जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अटेम्प्ट करा है, मुझे लग रहा है जल्द ही स्टॉक अराउंड 1060-65 के आसपास स्विंग होना चाहिए। ये मेरा पोजिशनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1005 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा 1045 का, सेकंड टारगेट होगा 1065 का। खरीदारी करनी है रामको सीमेंट इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ। ओके, तो ये है आपके लिए रैमको सीमेंट में खरीदारी करने की राय 1005 के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़ते हैं आगे और वक्त एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने का। हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल कार्यक्रम में हो रही है शामिल। जानते हैं उनसे क्या है बड़ी खबर उनके पास। स्वाति बताइए। बड़ी खबर इस वक्त स्टील कंपनीज के लिए है सर, और मैं ये बता दूं JSW स्टील, सेल, टाटा स्टील, JSW इस्पात, इन सब कंपनीज में अगर आप देखें तो पिछले 7-8 दिन या एक्चुअली 2 वीक्स का मैं होराइजन ले लेती हूँ, जबरदस्त दाम बढ़े हैं और सूत्र में बता रहे हैं ये शार्प प्राइस हाइक यहाँ पर देखा गया इन सभी कंपनीज में। मैं क्वांटम भी आपको बता देती हूँ, स्टील कंपनीज ने यहाँ करीब करीब $100 प्रति टन यानी 7,500 रुपीज़ बढ़े हैं पर टन फॉर लॉन्ग प्रोडक्ट्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर TMT बार्स जो कि ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, शिपिंग इन सब के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति टन दाम बढ़ाए हैं। ये बहुत ही शार्प इंक्रीज आया है लास्ट 2 हफ्तों में। और मैं आपको बताऊं कि ये अब कहना है जो सूत्र बता रहे हैं कि ये केवल यहाँ तक नहीं रुकेगा और भी प्राइस हाइक बहुत जल्द हम देखेंगे। उसकी 2 बड़े कारण हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जो दिख रही है अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑल्सो इन इंडिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, प्लस जिस तरह से डिमांड स्विंग बैक हुई है और जो शॉर्टेज है हम कुछ कमोडिटीज़ में और सप्लाई मिसमैच, डिमांड सप्लाई मिसमैच है, कोल शॉर्टेज एटसेट्रा, उसकी वजह से यहाँ ये 2 कारण हैं प्राइस बढ़ने के। और आगे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये 2022 तक प्राइस हाइक का सिलसिला बढ़ता रहेगा। एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको एक नंबर एनालॉजी देती हूँ जिससे आइडिया आएगा कि इंडिया में कितनी एपेटाइट है और प्राइस हाइक होने की। US में अगर हम देखें तो इस वक्त $2,000 प्रति टन के अराउंड प्राइसेस हैं। चाइना में $2,400 प्रति टन के हैं। यूरोप की बात करें तो $1,000 प्रति टन के हैं। और इंडिया में अभी 800 के लेवल्स के करीब की बात हो रही है। तो एपेटाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ से प्राइस हाइक्स और भी बढ़ेंगे। तो इन कंपनीज के लिए ऑफकोर्स एक बढ़िया खबर कि यहाँ पर रूम है इनके प्राइस बढ़ाने के। तो JSW स्टील, सेल, टाटा स्टील, ये कुछ कंपनीज हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। बिल्कुल, तो दाम और बढ़ने वाले हैं। बढ़े हैं और बढ़ने वाले, बढ़े भी दमदार हैं दीप, ऐसा नहीं है। मतलब TMT बार के 2,000 रुपये, ये 75,000 रुपये आपके लॉन्ग रोल स्टील के। हाँ, मतलब साइजेबल इंक्रीज है और उस पर स्वाति कह रही कि और बढ़ने वाले। स्वाति, अगले 2 हफ्ते में मतलब इसी महीने और दाम बढ़ जाएंगे, इसकी संभावना है? सर देखिए, 2 हफ्तों में तो इतने बढ़ गए हैं। अगर 2 हफ्ते में ही बढ़े, 2 महीने में तो डेफिनेट बढ़ेंगे। सूत्र बड़े क्लियर हैं इस बात पे। दे आर ऑलरेडी ब्रेसिंग फॉर मोर प्राइस हाइक्स। डिमांड इतनी ज्यादा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कह रहे हैं प्राइस यहाँ बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। और अनिल जी, हम देख रहे हैं कि लगभग सभी मेटल स्टॉक्स में आज एक्शन बना हुआ है। इसमें से आपको अगर कोई चूज करना हो तो कौन सा रेडार पर आएगा सर? सेल। अब ये प्राइस हाइक के बाद सेल और JSW स्टील के मार्जिन सेम हो जाते हैं। बाकी सारे आप टाटा स्टील देख लो, JSW स्टील देख लो, हिंडाल्को देख लो। हिंडाल्को चलो स्टील में नहीं है। JSPL देख लो, सारे लाइफ हाइपर है। बिल्कुल, सेल ही एक ऐसा है जो अभी तक नीचे ट्रेड कर रहा है। हाँ, 145 से 150 के आसपास का हाई बनाने के बाद 115-20 तक बहुत दिनों तक रहा, अब जाके थोड़ा हिला है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से और नतीजों के लिहाज से सेल बेहतर है। और डेट रिडक्शन तो सेल का भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि खाली बाकी कंपनियों का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्जिन्स जो इम्प्रूव होकर आएंगे। और एक और चीज़ बड़ी फायदे की बात है सेल के लिए, वो है कि सेल के पास मोस्टली जो आयरन ओर है वो कैप्टिव कंजम्पशन है, उनके पास खुद की माइंस है। तो आयरन ओर के दाम बढ़ते भी तो उनको फर्क नहीं पड़ता। फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनके मार्जिन्स में तुरंत असर आता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इस लेवल पर अगर कोई अट्रैक्टिव स्टॉक है स्टील में तो वो सेल है। हाँ,
सेल नहीं करना। हाँ, मतलब आपको कॉन्ट्रा कॉल तो लेना पड़ेगा, और जहाँ एक बढ़ा हुआ ना हो, गुंजाइश हो, नो डाउट। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर का हाई अभी तक इसने पार नहीं किया है रिजल्ट के वक्त। मुझे याद है अच्छे से, अब एग्जैक्ट मुझे लेवल नहीं पता, लेकिन रिजल्ट के वक्त 140-45 चलता था ये, और वहां से गिर गिरा के 110-15 आया, और वहां से अब वापस घुमाया। तो मुझे लगता है अभी भी पिछले क्वार्टर का हाई पार करना इसको बाकी है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से सेल बेहतर दिखता है। 151 का हाई, 150 का है ना। हाँ, तो ब्रॉडली याद बराबर है वो। तो 145-50 ऐसा कुछ देखा था। तो एक बार जरा सेल कभी नहीं करने देने वाले सुमित जी से पूछा जाए। सुमित जी, सेल बेहतर है या फिर कोई और स्टील में बताइए। अनिल जी देखिए, स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है, पूरा सेक्टर तेजी के अंदर है। मेरे को लग रहा है कि मेटल सेक्टर में भी यहाँ से एक बड़ा मूव और ऊपर का देखना बाकी है। तो सेल को सेल नहीं करना है, नेल्को को ना नहीं करना है, और टाटा स्टील को टाटा नहीं करना है। इन स्टॉक्स पे बिल्कुल पोजीशंस जमा के रखे, होल्ड करके रखे। जो अभी रिसेंट के हाई लगे हैं वो ब्रेक होंगे और उसके बाद और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है 10 से 20% का मूव तो मिनिमम आना चाहिए इस पूरे सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर, और उससे बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो सुमित जी, सेल को सेल नहीं करना है और टाटा स्टील को टाटा नहीं करना है। अच्छा, टाटा स्टील को बाय बाय कर सकते हैं? ये वाला बाय बाय नहीं, ये वाला बाय बाय। ये दो तरह के होते हैं बाय, एक ये बाय बाय, टाटा स्टील बाय बाय, एक दूसरा बाय बाय। कौन सा वाला करना है? अनिल जी, BYE वाला नहीं करना है, BUY वाला बाय करना है। हाँ, आप भी जैन साहब के मित्र हो। लाल वाला हाथी और नीला वाला हाथी मुथुट वो ऐसे ही पहचानते हैं। तो खरीदने वाला बाय करना है, बेचने वाला बाय बाय नहीं करना है। तो टाटा स्टील, सेल, जो आपको पसंद हो मेटल्स में वो आपके लिए। मेटल के एक और बुल है हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ने की तैयारी में, और वो है विकास सेठी साहब, ऑलवेज बुल ऑन मेटल्स। तो वो भी उनके साथ भी हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल सुमित जी अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ तैयार हैं बिगुल उनके लिए। बताएं सुमित जी। अनिल जी, ये स्टॉक के अंदर एक गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, और यहाँ पे जो स्टॉक मेरे को समझ में आ रहा है वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ पिछले 7 से 9 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है, और एक कल का हाई अभी ब्रेक कर रहा है। 701-702 के आसपास का अभी भाव है। खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर 200 DMA लेवल्स को गिरावट में टेस्ट किया है और वहां से पुलबैक आ रहा है, तो स्टॉक यहां से जंप दिखाने को, बाउंस दिखाने को तैयार है। 690 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक के अंदर यहां पे खरीदारी करें। ऊपर में 715 का पहला टारगेट होगा और 725 का दूसरा टारगेट होगा। ये पुलबैक बाउंस बैक के शॉर्ट टर्म के छोटे से टारगेट है। मेरे को इसके ऊपर के लेवल दिखते हैं। 705 वाला कॉल अभी 17 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऑप्शंस के जरिए इसको भी लिया जा सकता है। HDFC लाइफ 705 का कॉल खरीदारी करें। नीचे में 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का मूव HDFC लाइफ के 705 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। स्पॉट लेवल में 725 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा HDFC लाइफ में। ओके, तो HDFC लाइफ इस पर करके चले खरीदारी। यह है काउंटर जो आपको बढ़िया मूवमेंट इस समय दिखा रहा है। पर मूवमेंट दिखा रहे हैं कुछ सीमेंट स्टॉक्स। अल्ट्राटेक, जहां पर नतीजे अभी अभी आए थे, हम बात भी कर रहे थे, रिएक्शन भी आते हुए दिख रहा था, और फर्दर खरीदारी आ रही है। और बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी थोड़ा मूवमेंट है। सच जी, आप रैमको सीमेंट की बात कर रहे थे, पर अल्ट्राटेक में क्या करना चाहिए? नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन दिखा रहा है ये काउंटर। बनाने की ही सलाह होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डेटा फॉर्म हुआ है, पिछले 5 हफ्तों से एक करेक्टिव मूव यहाँ पर रही थी। वो पर्टिकुलर करेक्टिव मूव कहीं जाकर एंड होके यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो रही है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े अप मूव के लिए ये सारे सीमेंट स्टॉक्स तैयार हो रहे हैं। जिस तरीके से इसका इमीडिएट स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 7850 के आसपास के स्विंग्स बनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं होगी अल्ट्राटेक में। एंड जिस तरीके से इसने एक फ्लोर बनाया है अराउंड 7500 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर फ्लोर अभी काफ़ी दिनों तक एस्टैब्लिश रहना ही चाहिए। अगर पुल बैक मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इमीडिएट बेसिस मुझे लग रहा है 7850 एक रिव्यूजन हो सकता है। तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक पर आई नतीजों के बाद धीमे धीमे मजबूती बनती हुई दिख रही है आपको। आशु सर से भी एक बार बात की जाए। सर, कोई स्प्रेड आपके पुराने हैं या फिर जो कोई अपडेट्स आप देना चाहें? अनिल जी देखिए, एक HCL टेक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें स्टॉप लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ रिजल्ट। बाकी अनिल जी सब टाटा पावर, टाटा मोटर, PSU बैंक, सब कुछ अनिल जी ऊपर बिक रहा है। बट मुझे लगता है कि अनिल जी, जैसे आपने कहा था स्टॉक स्पेसिफिक है, हम भी यही कह जाते हैं इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स में है। बट अनिल जी मुझे लगता है कि अब एक बार प्रॉफिट बुकिंग, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे पावर हो, चाहे टाटा कैम हो। टाटा कैम भी अनिल जी 1200 का टारगेट दिया था, आज भी 1150 से ऊपर क्रॉस करके थोड़ा नीचे आया है।
बट अनिल जी मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा करेक्टिव मूव इस मार्केट में, बहुत बड़ा नहीं, 200-250 पॉइंट का आ सकता है। उसके लिए थोड़ा सा विचलित हो सकता है जो ट्रेडर होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है और ऊपर का भाव देखा होता है तो लगता है निकल गया और फिर नीचे लिया नहीं जाता। मुझे लगता है अनिल जी उस डिसिप्लिन के लिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक स्पेसिफिक भी करनी चाहिए। तो मतलब पीएसयू थीम इंटैक्ट है, पीएसयू बैंक का। मेटल्स में एक बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम प्राइसेस डिफरेंट ट्रैक्शन शुरू हो गया है, बट ओवरऑल अनिल जी बाकी जितने स्टॉक्स में अनिल जी, चाहे वो आईटी हो चाहे कुछ हो, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आपको नीचे दोबारा लेने का मौका जरूर मिलेगा। छूट न जाए, ये दोबारा के चक्कर में बहुत बार छूट गया आशु सर। नहीं अनिल जी, ऐसा है कि स्टॉक स्पेसिफिक तो कोई छूटा नहीं है, लेकिन अब जो अनिल जी ये मूव आई है ना, बड़ी फिरोशियस मूव आई है, तो इसमें मतलब सारे स्टॉक्स ही मुझे लगता है कि जो एक या दो सेक्टर छोड़ के जरूर अनिल जी मिलेगा। थोड़ी पेशेंस टेस्टिंग जरूर हो सकती है, लेकिन जब ये इतना ज्यादा हो जाता है ना कि छूट ही जाएगा, छूटना ही नहीं है, वहीं से थोड़ी सी करेक्शन आती है और मुझे वो थोड़ी सी करेक्शन अनिल जी लग रही है। तो मैं डिसिप्लिन अनिल जी देखिए, इतना पैसा बना है सबका, टचवुड, मतलब ये एक ड्रीम रन रहा है सबके लिए। कोई भी ऐसा नहीं मुझे मिल सकता जिसने कहा कि लॉस हुआ है। और सब तो बाहर से थिएटर वो पोस्टर ही देख रहे हैं। मूवी का टिकट खरीदा किसने? थिएटर के अंदर कौन है, कहाँ बना है किसका? हार्डली नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं। आप देखिए, आप जितने एनालिस्ट हैं, अगर जो बाकी जय या सुमित है, जितने भी जिनके क्लाइंट्स हैं अनिल जी, क्लाइंट्स ने बहुत बाइंग की है इस बार। मतलब ऐसा, मतलब ये तो टू गुड टू बी ट्रू वाला वो चीज है, और आई थिंक बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यस पुराना, कई बार क्या होता है नहीं जी, पुरानी जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बैगेज बन जाता है कभी कभी। तो हो सकता है कुछ ऐसे वो हो, लेकिन अनिल जी ऐसा नहीं है। बहुत पार्टिसिपेशन हुआ है और लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा सा बुक करना चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। ये कुछ चीजें नीचे जरूर मिलेंगी। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। और आप जब कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक पल्स, एक समझ और एक फीडबैक के तौर पर कह रहे हैं। वाकई में इस बार तीसरी महाशक्ति ने पैसा बनाया है। बस उन्होंने बनाया जिन्होंने शांति से थोड़ा लिया, लंबा होल्ड किया। ट्रेडिंग में तो हमेशा वही वाली बात है कि 10 में से 8 ट्रेड आपके सही भी हो जाए तो बाकी बचा खुचा काम 2 ट्रेड जो गलत होते हैं वो सारा निपटा देते हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट में जिन लोगों ने आराम से थोड़ा क्वांटिटी भी लिया, लेके पूरे समय तक बढ़िया से होल्ड करके बैठे रहे, बेचने में जल्दबाजी नहीं की, उनके ढेर सारे पैसे बन गए। और बाय द वे दीप, मेरा 400 रुपये का टारगेट हासिल हो चुका है वेदांता पे। आप साइन सील डिलीवर कर दीजिए। बहुत बहुत बधाई। टारगेट हिट का स्टाम्प भी लगा लीजिए। और आप कहेंगे कि कहाँ हुआ 400, बराबर आपका सवाल ठीक है, आप कहे उससे पहले जवाब दो। आज का हाई बताइए क्या है? 380, 18.5 रुपये का डिविडेंड। ग्रेस मार्क, ग्रेस नहीं, 1.5 रुपये का ग्रेस, 1.5 रुपये का ग्रेस मार्क रिक्वेस्ट है, प्लीज दे दे। तो लेकिन लगभग 400 रुपये के जो टारगेट थे ऑलमोस्ट हासिल है। 400 भी क्रॉस करेगा। हाँ, नहीं वो तो करेगा, वो तो करेगा ही, इसमें कोई सवाल नहीं है। और वागले साहब अभी बता ही रहते कि 550 का टारगेट अगर आपका साल भर का व्यू है तो रखिए। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वेदांता हो या कोई बीएससी हो या कोई आईटीसी या कोई भी स्टॉक हो, वो 4 दिन कौन से होंगे जो हमें पता नहीं होता। करेक्ट। कौन से वो 4 दिन में चलेगा? अब 4 दिन में किसको पता है कि 20% बढ़ जाएगा? वो पता ही नहीं होता। वो पता लगाना इम्पॉसिबल काम है। ये पता लगाने कि ये चलेगा, ये भी अपने आप में कम अचीवमेंट नहीं है कि हाँ भाई चलेगा। तो अब किस दिन चलेगा ये तो कैसे पता? मतलब ये तो ज्योतिषी भी नहीं लगा पाते हैं, तो फिर हमारी तो बात अलग। इसलिए अच्छे शेयरों में यही कि जब आपको पता है कि फंडामेंटली मजबूत हैं, वैल्यूएशंस कंफर्ट हैं, ट्रिगर सारे हैं ऊपर जाने के, अब आप पीछे घूम के देखिए वेदांता में क्या आपको ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से ये नहीं चलना चाहिए था? प्रमोटर्स का लगातार इंटरेस्ट है, डीलिस्टिंग नहीं कराए तो बायबैक किया, बायबैक करने के बाद भी लगातार हमेशा खबरें आती है दिखी कि और बायबैक करना है और डीलिस्टिंग करनी है। करेक्ट। वो सारे बिजनेसेस जिसमें धूम धड़ाका चल रहा है, ऑयल हो, मेटल्स हो, चांदी हो, जिंक हो, कॉपर हो, क्या क्या नहीं है, जो सब कुछ है। बिल्कुल। प्रोमोटर डेस्परेट हैं। 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ का EBITDA करती है कंपनी, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब आप इसमें भी गलत पड़ जाएंगे तो फिर तो क्या कर सकते हैं, फिर तो किस्मत ही खराब है। सो समटाइम्स नो ब्रेनर। और वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस किसी भी स्टॉक में आपको तब आता है जब आपने पढ़ लिया हो। बिल्कुल कि भाई हाँ बैलेंस शीट पढ़ ली, वैल्यूएशन पढ़ ले, तो फिर आपको मालूम है कि कुछ नहीं, 2 4 5 दिन ऊपर नीचे हो जाए, गिर जाए, कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही होता है। ये स्टोरी न सिर्फ वेदांता, सब में लागू होती है, और ये स्टोरी आईटीसी में भी लागू होगी। बिल्कुल, आप देखिएगा।
आप नहीं, आपके उस पर आप देख लो, बहुत सारे लोग इस वीकेंड पे, आपने भी पढ़ा होगा आशीष सर, आपने भी पढ़ा क्या वो आईटीसी और डीमार्ट के बीच में कंपैरिजन वाले, वो मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है कि इतने गुना इसका प्रॉफिट है, इतने गुना इसके कैश है, ये है डीमार्ट को लेकर, उसको लेकर। हो सकता है डीमार्ट में वैल्यूएशन ग्रोथ का मिलता है जो आईटीसी में मिसिंग है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वही वाली बात है कि अल्टीमेटली आपको स्टॉक्स में जो वैल्यू है, जहाँ फंडामेंटल्स है, वो आगे पीछे जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल, तो नजर रखिए सारे वैल्यू स्टॉक्स। और अनिल जी, आप बात कर रहे थे कि कभी कभी पता नहीं चलता कब चलेगा, वो दिन कौन से आएंगे। 25 दिन पहले आपने सोचा नहीं होगा सर कि टाटा पावर यहाँ से डबल हो जाएगा, बट एग्जैक्टली वैसा ही होते हुए देखा है हमने। और जो मार्च 23 पिछले साल का लो है, वहां से अगर आपको आज टाटा पावर को देखें तो 7.5 गुना से ज्यादा का रिटर्न ये काउंटर आपको दिखा चुका है। और जिस तरह से इंटरेस्ट बन रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर रैली अभी भी बाकी है। क्या है इंटरेस्ट और क्यों इतनी बड़ी तेजी आ रही है टाटा पावर में, आइए वरुण से जानते हैं। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो काफी सारे शब्द पावरफुल है, टाटा पावर है, अब इसमें नहीं बनेगी तो किसमें बनेगी? बस खत्म लिंक, थैंक यू वेरी मच। चलिए बताइए। तो डेफिनेटली, तो ये पावरफुल तेजी जो आई है, इसके कारण, इसके पीछे काफी सारे कारण है। आपको अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी तेजी आई क्यों है। सबसे बड़ा तो इस कंपनी का जो रिन्यूएबल कारोबार है वो है। देखिए, इस कंपनी का जो रिन्यूएबल कारोबार है, माना जा रहा है कि उसके लिए कंपनी करीब $50 करोड़ के आसपास जुटाना चाहती है, और इसके लिए काफी सारे बड़े बड़े फंड्स जो है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। कनाडा पेंशन प्लान, जीआईसी के साथ बातचीत जो है वो जारी है, तो ये सारे ग्लोबल फंड जो है वो इस कंपनी के रिन्यूएबल कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ यूएस और मिडिल ईस्ट की कंपनियां जो है, जो फंड जो है वो भी इस कंपनी के रिन्यूएबल कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक है। इनफैक्ट ये कंपनी जो है वो रिन्यूएबल कारोबार का आईपीओ जल्द ला सकती है, और इसके लिए कहीं ना कहीं फंड्स की तरफ से काफी इंटरेस्ट आ रहा है। सिर्फ यही नहीं हो सकता कि ये कंपनी रिन्यूएबल कारोबार के लिए इन्विट भी लाए। अब ये समझना होगा कि रिन्यूएबल कारोबार इस कंपनी के लिए कितना बड़ा है। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल पावर कंपनी जो है वो दरअसल टाटा पावर है। 11 राज्यों में करीब 2.6 गीगावाट्स के आसपास के रिन्यूएबल पावर की क्षमता जो है वो इस कंपनी के पास है, और 2025 तक इसको करीब 15 गीगावाट्स तक लेके जाने वाली है कंपनी। इस कंपनी की कुल आय में से रिन्यूएबल कारोबार का जो हिस्सा है वो करीब 30% के आसपास का है, लेकिन आगे चल के इसको करीब 80% के आसपास लेके जाने का कंपनी का लक्ष्य है। सोलर ईपीसी कारोबार में 10 गुना बढ़ाने का इस कारोबार को कंपनी ने अपना लक्ष्य रखा है। इसके अलावा देश में देखिए, जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, सबसे बड़ी बात आजकल जो चलती है, उसमें कंपनी जो है वो करीब 10,000 ईवी चार्जिंग प्लांट्स जो है वो लगाने का प्लान कर रही है। तो ये सारे प्लान्स जो कंपनी के हैं वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। तो 2 ट्रिगर तो मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरा और एक बड़ा ट्रिगर है, और वो है इस कंपनी का मुंद्रा प्लांट को लेके। आपको याद होगा, जो मुंद्रा प्लांट है वो, ये जितनी भी कंपनी थे जिन्होंने वहाँ पे निवेश किया था, इन सबके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था एक समय तक। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो पावर की जिस तरह से किल्लत हुई है, उसके बाद ये जो मुंद्रा पावर प्लांट है, ये दरअसल इन कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियरी रह चुका है। क्योंकि टाटा पावर को ही अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने 2 राज्यों के साथ बिजली सप्लाई जो है वो फिर से शुरू कर दी है, और वो है पंजाब और गुजरात, और काफी अच्छे दाम पे बिजली सप्लाई हो रही है। करीब 4.5 से 5.5 रुपए प्रति यूनिट के भाव पे ये बिजली सप्लाई जो है वो टाटा पावर करने वाला है 1 से 4 हफ्तों के लिए। तो इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको देखने मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अभी अगर गुजरात और पंजाब के साथ इन्होंने करार किया है, तो आगे हो सकता है काफी सारे और राज्यों के साथ करे, और कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है ना वो भी काफी अच्छा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिए ये प्राइस जो है वो कहीं अगर प्रेसिडेंट बन गया या फिर बेस बन गया, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है टाटा पावर को होगा। तो ये मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस काउंटर में तेजी देखने मिले। और सबसे बड़ा ट्रिगर तो है इस कंपनी का रिन्यूएबल कारोबार, जिसका आईपीओ जल्द आ सकता है, और फंड्स का यहाँ पे काफी इंटरेस्ट है। जिस बिजनेस को इतने सालों से चला रहे थे, वहाँ वॉल्यूम जो नया कर रहे हैं उसमें, मतलब इसका मतलब समझे आप क्या है, आप नया करो, उसकी वैल्यू है। भले वो ईवी हो, भले वो रिन्यूएबल कारोबार हो, कुछ भी हो, और भले वो रिसर्च हो। डेफिनेटली जैसे आपने की IRCTC की बैन में जाने के बाद, बैन में आने के पहले, उसी की वैल्यू है, उसी की वैल्यू। समझ तो गए होंगे आप। समझ गया नहीं मैं। बेहतरीन रिसर्च, दमदार रिसर्च वरुण की तरफ से आती हुई। तो ये एक टाटा पावर में तेजी के एक नहीं अनेक ट्रिगर्स हैं, और उनके दम पर बढ़िया एक्शन आता हुआ दिखा है। एक्शन को बढ़ाते आगे 2:30 बजे मुलाकात करने का वक्त है सेठी साहब से। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है।
वक्त है स्वागत करने का सेठी साहब। गुड आफ्टरनून सर, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल दीपांशु, देखिए बाजार में एक धुआंधार तेजी है और सबसे अच्छी तेजी तो मेटल सेक्टर में हुई है। जो मैं थोड़ी देर पहले अनिल जी को भी सुन रहा था, उन्होंने मुझे याद भी किया था। मेटल्स पे मैं बहुत पहले से ही बुलिश रहा हूं और हाल ही में भी जब एवरग्रांड का एपिसोड को लेके मेटल्स में करेक्शन हुआ था, फिर यूएस में जो टेपरिंग को लेके भी मेटल्स में करेक्शन था, उस समय पे भी मैंने बहुत कन्विक्शन के साथ कहा था कि इस क्वार्टर के नतीजे तोड़फोड़ होंगे, खरीदारी करनी है। और आज जितने मेटल स्टॉक्स है, मुझे नहीं लगता कोई भी मेटल स्टॉक कम से कम 5-7% के नीचे बढ़ा हुआ है। बाकी तो वेदांता 12-13%, हिंदुस्तान जिंक 13-14%, नाल्को 12-13%, तो एक धुआंधार तेजी हुई है। एंड आई एम श्योर जी बिजनेस के व्यूअर्स को बहुत फायदा हुआ होगा मेटल स्टॉक्स में। और आज मेरे 2 स्टॉक है। मैंने मेटल तो आज भी लेने की इच्छा है, बट मेटल चूंकि आज काफी तेजी में है तो इसलिए वहां से कोई स्टॉक नहीं पिक किया। मेरा जो पहला आज कैश मार्केट का स्टॉक है, ये भी एक बहुत ही दमदार स्टॉक है। ये रियल एस्टेट सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 450 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक लीडिंग कंपनी है बिल्डिंग प्रोडक्ट या बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट की। फिर इसके अलावा ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स भी बनाती है। एक जबरदस्त पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 7,000 डीलर्स है। 1 लाख इनके विलेजेस, छोटे जो विलेजेस है वहाँ 1 लाख विलेजेस में प्रेजेंट है। 600 सिटीज में प्रेजेंट है कंपनी। इसके अलावा बोर्ड, पैनल्स और फिर थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाती है और उसमें भी क्लाइंट है इनके L&T है, गोदरेज है, रिलायंस है। और दीपांशु, हम देख रहे हैं रियल एस्टेट जो सेक्टर है बहुत ही दमदार तेजी दिख रही है, बहुत ही जबरदस्त डिमांड है और उसका फायदा इस तरह की जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी है इनको बिल्कुल होना है। फिर जून क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, 20 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12 करोड़ के सामने 20 करोड़ का पैट। अच्छे रिटर्न रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो 0.04 मीनिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ और मेरा इसमें 450 के आसपास जो खरीदने का टारगेट है और मेरा खरीदने का लेवल शॉर्ट टर्म का टारगेट है इसमें 480-485 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना है 445 का, छोटा स्टॉप लॉस। 445 का स्टॉप लॉस और 480-485 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये हमारा SIP स्टॉक भी रहा है। 415 रुपए के आसपास हमने रिकमेंड किया था। मार्केट की तेजी के मुताबिक जैसा प्रदर्शन करना चाहिए वैसा नहीं किया। हालांकि SIP प्राइस से ऊपर है, नुकसान नहीं है, लेकिन जितना चलना चाहिए था बाजार की तेजी। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो लेट चलते हैं, कुछ स्टॉक्स जल्दी चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। सब तो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं। एक SW सोलार स्टर्लिंग विल्सन ही था जो लग रहा था कि नहीं चलेगा। हाँ, एक है जो अभी तक नहीं चला बिल्कुल भी। EIL ना वो EIL तो फिर भी भाव क्या है, सबसे गंदा स्टॉक है SIP का। कौन सा वाला? सोचो, स्टार, स्ट्राइड्स फार्मा। मेरे ख्याल से वो 25-30% नीचे रिकमेंडेशन प्राइस है। एक ही स्टॉक है जो जिसमें समझ में भी नहीं आता ये चलता क्यों नहीं है क्योंकि जबकि फंडामेंटल ठीक है, वैल्यूएशन। ये एक स्टॉक है जिसमें आई एम श्योर व्यूअर्स को थोड़ा नुकसान हुआ होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी हुआ होगा, क्योंकि ये स्टॉक गलत रिकमेंडेशन हुआ कि जिस लेवल पे सोचे थे वहाँ से बढ़ा नहीं। तो एकमात्र स्टॉक, बट यही है कि अगर आपके कई सारे स्टॉक, एक स्टॉक में 25-30% नुकसान लगा, फिर बाकी सारे स्टॉक, कई सारे स्टॉक डबल भी हुए हैं, तो वो एक पोर्टफोलियो की तरह देखें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं 1 या 2 ही लेते हैं, उनके पास से ज़्यादा थोड़ी वो दिक्कत की बात है। तो एक ये स्टॉक है जो हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अभी भी हम समझ नहीं पा रहे क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं दिख रही। आइए एनीवे, तो दूसरा स्टॉक सेठी साहब से पूछते हैं, बताएं सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, कई स्टॉक्स होते हैं जो थोड़े सबड्यूड होते हैं और बाकी इस तरह के बाजार में अनिल जी इस तरह की क्वालिटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जहां पे अगर बाजार में कुछ करेक्शन भी आता है तो हो सकता है कि जो डाउन साइड है वो काफी लिमिटेड होगी और बाकी अपसाइड अच्छे होंगे, फंडामेंटल अच्छे हैं। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक ऐसे सेक्टर से है जो आजकल सुर्खियों में है, बट ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला है। स्टॉक का नाम है CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, CESC, जो कि अभी 94-95 के लेवल पे है। अनिल जी, पावर सेक्टर बिल्कुल तेजी में है, धुआंधार तेजी में है। आज टाटा पावर 15% ऊपर है और आज सिर्फ 15% ऊपर नहीं, पिछले आप मुझे याद आता आपने 140-45 में आज से हार्डली 10-15 दिन पहले बोला और वहां से 250-257 के भाव हो गए। और वैसे ही अडानी पावर में तेजी है, NTPC, NHPC सब चले हैं। ये CESC स्प्लिट के पहले 900 रुपए का भाव था, स्प्लिट होने के बाद अभी भी 96 रुपए का ही भाव है। तो एक बहुत ही सस्ता स्टॉक मेरी नजर में है। ये कंपनी वेस्ट बंगाल में मेजरली ऑपरेट करती है, जहां पे कोलकाता, हावड़ा, हुगली, फिर 24 परगना, इन सब में पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और इसके अलावा नोएडा, राजस्थान और मालेगांव, महाराष्ट्र में मालेगांव में भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इस कंपनी का।
पावर सेक्टर बिल्कुल फोकस में। और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। जून क्वार्टर में नतीजे बहुत ही अच्छे थे। 280 करोड़ का पैठ था, जो कि पिछले साल 191 करोड़ का पैठ था। कंपनी ने लास्ट ईयर 45 रुपए का डिविडेंड दिया। फिर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 22%, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और फिर आपके डेट इक्विटी रेशियो भी रीजनेबल है। और बाकी ये स्टॉक विद इन द पावर स्पेस बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 6-7 के मल्टीपल पे आज भी ट्रेड कर रहा है, जबकि इतनी बड़ी तेजी पावर पूरे सेक्टर में है। और FIIs भी अराउंड 37% इसमें ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है HDFC, ICICI, आदित्य बिरला सन लाइफ और DSP। मुझे लगता है इस स्टॉक को अब चलना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें 115 के टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा 90 रुपीज। ओके सेठी साहब, आज तो आपने मतलब मेरा दिल खुशी कर दिया। दोनों ही स्टॉक आपने SIP वाले निकाल के दिए, और दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी परफॉर्म बहुत ज़्यादा करने बाकी हैं जी। क्योंकि वैसे तो CSC तो मेरे ख्याल से हमने स्प्लिट के पहले दिया था। स्प्लिट के पहले 780 में दिया 780 तो फिर ठीक है, 78 वाला 98 तो फिर ठीक है, और 1000 के टारगेट दिए थे, तो अगर आप तो 1000 के टारगेट तो हिट हो गए। हाँ, ऑलमोस्ट 9775 का टारगेट हो गया, फिर 977 का। तो सेठी साहब इसके लिए तो धन्यवाद। और 1 अक्टूबर को भी एक और बार रिकमेंडेशन किया था 89 पर। CSC पहला टारगेट 95 का था, अब आया है दूसरा 99, 110, 125 तक के टारगेट। तो 125 तक के टारगेट के लिए अगर आपके पास CSC है तो जरूर होल्ड करें, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी न करें। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा खरीदें, स्टॉक आराम से अपने पोर्टफोलियो में रखें। और अब तो सेठी साहब को भी पसंद आ रहा है, फिर कहना ही क्या, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए CESC इस पर रखें नजर। और क्योंकि पावर स्टॉक्स की बात निकली है सर, एक और स्टॉक जो आपने 29 सितंबर को बोला था, SJVN। यस, NHPC और SJVN दोनों, NHPC दोनों में से जो आपको पसंद है ले लो। दोनों के जरा चार्ट्स अगर आप साइड बाय साइड पुल अप करके देखेंगे सर, तो आपको सर्किट आते हुए दिखेंगे। SJVN 18, NHPC 20%। माय गॉड, वक्त नहीं पता होता, बस यही बस वो पता चल जाए, मतलब 3:30 बजे सब पता होता है, 9:15 बजे नहीं पता होता सुबह। तकलीफ इसी बात की लाइफ में कि 9:15 बजे पता होगी, 3:30 बजे क्या होगा, तो फिर कहने क्या। सो सिंपल चीज़ ये कि आपको फंडामेंटल्स पता है, आपको ट्रिगर्स पता है, आपको एक्शन पता है, टाइम नहीं पता होता। इसीलिए इन्वेस्टमेंट शांति से बुल मार्केट में लेके अच्छे स्टॉक्स बैठ जाएं। किस दिन आपको ओबलाइज करेंगे ये नहीं पता। देखिए 20% के, इसलिए हमने कहा जो आपको समझ में आए। कुछ लोगों को NHPC पसंद आता है जी, कुछ को ये पसंद। दो ले लें। चलिए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी थोड़ी सी लेट है, कर लेते हैं। चलिए सर, चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रेटजी के लिए। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर 2 दिनों की पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आज थोड़ा डाउ फ्यूचर सुस्त हो रहे हैं सर। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 0.3% है, वैसे कोई फॉल नहीं है। पॉइंट वाइज देखें तो करीब 100 अंक कमजोर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में ज्यादा परेशानी, आधे % नीचे है, क्योंकि यूएस की बॉन्ड यील्ड वापस बढ़कर आ गई, 1.54% तक आ गई थी, अब वापस 1.58-56%, अब 1.6% का लेवल भी छू लिया है। तो थोड़ी वहां से चिंता है, जिसकी वजह से आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर गिरावट देख रहे हैं। यूरोप में भी करीब आधे से 0.5% की आपको गिरावट दिख रही है, तो थोड़ी सुस्ती है। और एशिया में भी बात करें तो हांगकांग के बाजार आज पॉजिटिव क्लोज हुए, बट जापान और चीन यहां पर नेगेटिव थे। तो थोड़े ग्लोबल क्यूज सुस्त बनते हुए दिख रहे हैं सर, क्या करना है? दीप, ग्लोबल संकेत भी मिले जुले हैं और डेटा के संकेत भी मिले जुले। अच्छा, FNO डेटा मैं बताता हूँ क्यों। 18,500 जहां पर आप ट्रेड कर रहे हैं जी, यही वो लेवल है मेक और ब्रेक, रस्साकशी वाला, ताकत आजमाइश वाला। 18,500 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 42 लाख शेयर है, लगभग बराबर हो गए। पुट में 38 लाख शेयर आज जुड़े हैं, कॉल्स में 24 लाख शेयर आज जुड़े हैं, यानी कि पुट और कॉल दोनों में राइटिंग हुई। तो 18,500 पर ताकत दोनों तरफ के, और इसीलिए सुबह से हम बात करें 14,775, हाँ सॉरी 18, मेरे 14 क्यों याद आ रहा है बार बार, दूसरी बार हाँ दूसरा बार हो गया ना। 18,475, 18,525, ये 50 पॉइंट की रेंज वक्त बिताएगा, और वही हो रहा है। अब आपको आखिरी 1 घंटे में, चूंकि दोनों तरफ बराबरी का मामला है, सो डाउ फ्यूचर्स अगर रिकवर होकर ऊपर आ गए तो हम और तेज दौड़ लगा के शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे। डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट जो नीचे, अगर 200 सवा 200 हो गए तो आप नीचे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, 18,450 के नीचे अगर 3 बजे के पहले मार्केट जाता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करनी है, और जब तक 18,450 होल्ड करता है तब तक चिंता की बात नहीं। 18,550 के ऊपर निकलेगा तो और तेजी बनेगी, 150-200 पॉइंट की जगह खुल जाएगी अगले 1-2 दिनों के लिए आराम से निफ्टी पर। तो 18,450, 18,550 ये रेंज है अगले 1 घंटे की, बचे हुए समय की रादर।
ठीक है, और 18,500, क्योंकि डेटा दोनों तरफ बराबरी के बने हुए हैं, दोनों तरफ बराबर। हाँ, आप शॉर्ट भी बन रहे हैं, लॉन्ग भी, तो मतलब ऐसे देखें तो 38 लाख शेयर पुट बने हैं। एक्चुअली मुझे शॉर्ट बनने में डर नहीं लगता, मुझे जब लॉन्ग बनते तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि फिर क्या है, शॉर्ट वाले तो बड़े मतलब वो वैसे हैं, क्या कहना चाहिए, ढीठ, हाँ, बने रहते हैं। हाँ, मतलब वो जल्दी से काटते नहीं है, खुद कट जाएंगे लेकिन काटेंगे नहीं पोजीशन। लॉन्ग वाले क्या बहुत डरपोक होते हैं, आमतौर पर डरपोक होता है, मतलब बहुत कम होते हैं जिनमें पेशेंस होता है कि नहीं कोई बात नहीं, 18,000 वाला निफ्टी गिर के कितना हो जाएगा वापस, तो 20,000 होगा, 22,000 होगा, या हमने बोला 21,000 होगा, तो वो भरोसा लोगों को कम होता है। सो लॉन्ग वाले जल्दी से डर जाते हैं, जबकि डरना शॉर्ट वालों को चाहिए। सो एनीवे, ठीक है, तो अपनी अपनी टेंडेंसी है, तो इसलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा ज़्यादा होता है। जब लॉन्ग ज़्यादा बन जाती है तो वो बेचने आते तो वो दिक्कत है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी दीप 18,450 के नीचे। ओके, तो वो आपको देखना है। तो 18,450 18,500 होल्ड होता है तब तक ठीक है, थोड़ा दबाव इसीलिए बन रहा है। आप देखिए, जब से हमने बात करने, आज आपको पिछले 3 दिनों के विपरीत आज मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस लेवल कम दिख रहा होगा लॉन्ग के लिए, क्योंकि जैसे पोजीशन बनी, डेटा बनी, मैं वैसे बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से तो बोल नहीं रहा। बिल्कुल। सो 18,450 पे फोकस करिए, मतलब आज का लो जो है 18,445 का है, आज का लो टूटेगा तो कमजोरी है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज होल्ड करिए। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, न 39,500 तोड़ने की जल्दी है, न 40,000 के पार निकलने की हड़बड़ी। तो 39,900 के आसपास आता है, 39,900 40,000 की रेंज में अगर वापस मिलता है, वहाँ लॉन्ग पोजीशन आपको प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए। देखिए, आज निफ्टी में नहीं, मैंने बैंक निफ्टी में ही शॉर्ट दिया था। बिल्कुल करेक्ट, आपने कहा भी था। और 39,500 39,600 के आसपास सपोर्ट है, वहाँ पे आए तो खरीदिए। 39,500 के आसपास खरीदिए, 39,500 600 की रेंज में, 39,900 40,000 की रेंज में बेचिए। सिंपल बैंक निफ्टी की 500 पॉइंट की क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर रेंज दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी में मामला कंफ्यूजन वाला है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट एक्शन आपको भरपूर बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छे ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी मूव्स इस समय दिखा रहे हैं। आइए एक और हमारे एक दर्शक है स्मितेश माली, उन्होंने लिखा कि कभी कभी भगवान आपको हिंट देता है कि मार्केट जोर से गिर रहा है, 14,500 आपने 2 बार बोल दिया। भाई साहब, ये मेरी गलती है, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं मैं गलत बोलता हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ जो चीज़ मैं गलत बोलूँ वो सही हो जाए। मैं ये भी नहीं चाहता कि जो मैं गलत बोल रहा हूँ वो सही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई 14,500 आ रहा है क्या आशु जी, 14,500 आ रहा है तो आशु जी की जिम्मेदारी, क्रेडिट भी वही ले। नहीं अनिल जी, देखिए 14,500 नहीं आ रहा, लेकिन अनिल जी आपने जो एक बात बोली ना कि आज आपका बहुत दिनों बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तेजी के लिए नहीं था, प्रिसाइजली अनिल जी आप देखिए बहुत दिनों बाद कोई बहुत बड़ी कमेंट्री नहीं है, कोई बहुत लॉन्ग कॉल्स नहीं है, उसका रीजन ये है अनिल जी डिसिप्लिन। अनिल जी ये तो जितने टाटा कैम हमने कितनी बार कहा, टाटा कैम मैकडॉवेल ये सब 1200 के भाव होने हैं, लेकिन अनिल जी आज और कल के अंदर हमने जनरली सबको बोला है कि चाहे टाटा कैम हो, टाटा पावर हो, टाटा मोटर हो, ये सब स्टॉक्स अनिल जी एक बार प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। अनिल जी ये तो 40% बढ़ रहे हैं ना, मार्केट ऐसी पॉइज्ड हो गई है कि जाएगी कहीं नहीं, लेकिन ये 10% स्टॉक पे झटके दे सकती है आपको नीचे में, जो आपको हिला के रख देगी, और वो निफ्टी में भी हो सकता है अनिल जी 200-300 पॉइंट में। तो इसलिए अनिल जी ये लेवल ऐसा है, और यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि आपका कुछ मतलब आप कुछ बहुत ज्यादा मिस नहीं कर जाओगे अनिल जी, अगर आप यहाँ पे कुछ हल्का कर लोगे, मतलब आप बहुत सुकून महसूस करोगे कि अच्छी चीजों में प्रॉफिट बुक हो गया। तो मेरा व्यू है अनिल जी कि थोड़ा सा पेशेंस टेस्टिंग जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मतलब बिल्कुल अनिल जी डिसिप्लिन रहना चाहिए, मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, मौका जरूर आपको बाजार में मिलते हुए दिखेगा, बट नजर रखिए बाजार में आपको एक्शन दोनों तरफ का इस समय आते हुए दिख रहा है। आइए नितिन जी हमारे साथ हैं तैयार, स्वागत करते हैं उनका बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन बराड़ का। नितिन जी गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या कह रहा है डेटा? देखिए डेटा थोड़ा रेसिस्टेंस है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बट मैं यहाँ पे इस लेवल पे निफ्टी की जगह आईसीआईसी बैंक की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट प्ले है और रिजल्ट 23 अक्टूबर को रिजल्ट हैं इसके। तो 740 की कॉल ऑप्शन मुझे 22 साढ़े 22 में मिल रही है। ये करीब करीब एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई, स्लाइटली इन द मनी आप बोल सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस होगा 12 रुपए का, और ऊपर टारगेट करीब करीब मुझे मिल सकते हैं 38 से 39 रुपीज। और ये ट्रेड जो होल्डिंग पीरियड है वो 3 से 4 दिन होगा, यानी रिजल्ट 23 को है तो हम 22 तक इसको होल्ड करेंगे। तो ये टारगेट रख के चल रहे हैं 38-39 का, 740 की कॉल, स्टॉप लॉस 12 रुपए।
ओके, तो यह है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर नितिन जी का व्यू आ रहा है। वैसे बैंक निफ्टी पर कोई व्यू इस समय नितिन जी? थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है। देखिए माइनर नीचे थोड़ी आई है, बट जिस तरीके से रिजल्ट हैं, आईसीआईसीआई बैंक मूव कर रहा है, एक्सिस बैंक में पॉजिटिव मोमेंटम है, सारे पीएसयू मूव कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ करेक्शन की उम्मीद नहीं लग रही है। हल्का डिप अगर आता है, यानी हो सकता है 39,650 के आसपास आए तो दोबारा बाय इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि 39,500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग 40,000 के ऊपर निकलेंगे, और ऊपर जाने में फिर नेक्स्ट ट्रिगर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और पीएसयू बैंक ये ट्रिगर बना सकते हैं 40,000 से ऊपर निकलना। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एचडीएफसी, अगर ये मजबूत रहे तो फिर बैंक निफ्टी भी 40,000 के पार निकलने की संभावनाएं बनेगी। आइए वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। भसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट, अशोक लेलैंड, टाटा और सारे ऑटो स्टॉक्स बड़ी तेज रफ्तार में हैं, गैस स्टॉक भी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। अपडेट दें सर, उसके बाद लेता हूं आपसे फ्रेश पिक्स। अनिल जी, तो गुजरात गैस जो सुबह आपको दिया था 655 का टारगेट, वो 659 आज ही हो गया है, और दैट हैज बीन अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। अशोक लीलैंड में अभी भी रीइटरेट करता हूं, अभी मेरा पिक भी वही है। आपको शायद अंदाजा नहीं कि अशोक लीलैंड का ईवी बिजनेस इज आई थिंक द थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री, और जिस तरह से ये ट्रक का साइकिल और बस का साइकिल है, अशोक लीलैंड मेरे हिसाब से 175 का टारगेट है, वो होएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अभी आप 44 में लीजिए, स्टॉप लॉस 41 का है, 50 से 52 का टारगेट, ये अगले 2 दिन में आ जाए। और दूसरा पिक अगेन आइशर मोटर, मेरे को लगता है आइशर मोटर के जो क्वार्टर इस नंबर आएंगे इस महीने के एंड तक, वो आपको विल प्लेजेंटली सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। और उसके अलावा जो उनका वॉल्वो का बिजनेस है, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो 2810-15 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2750, टारगेट ऑफ 2950। साथ में सेल है अनिल जी, दिस ऑयल एम्बार्गो इज गोइंग टू प्ले आउट हेविली ऑन बैंक्स एंड सम ऑफ द कंज्यूमर। एशियन पेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सेल है, 3275 to 3300, स्टॉप लॉस ऑफ 3400, टारगेट ऑफ 3100 ऑन दिस इज अ गुड हेज। एशियन पेंट्स को हेजिंग के तौर पर बिकवाली करें और आइशर मोटर को करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। एक बार सर आइशर मोटर्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉस फिर से बताएं प्लीज। सर आइशर मोटर 2950 का टारगेट है, 2755 का स्टॉप लॉस। 2755 के स्टॉप लॉस के साथ 2950 के टारगेट के लिए आइशर मोटर्स में भी करें खरीदारी और एशियन पेंट्स में करें बिकवाली। तो एक बाय एक सेल, ये है वसीम साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये 2 बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। कल सुबह 9:45 बजे वसीम साहब से हम करेंगे फिर से मुलाकात। तो ये है आज का पूरा एक्शन आपके लिए जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स पर बिकवाली की राय भसीन साहब की तरफ से, और उसके सामने आइशर मोटर्स पर खरीदारी की राय भी आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मूवमेंट और बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर। एनएचपीसी, एसजेवीएन, जो सर से भी हम बात करते हैं, एक बार जरा टेक्निकल व्यू भी ले लें सुमित जी से। सुमित जी थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं, बट ये दोनों स्टॉक्स आपके भी रेडार पर रहते हैं। बेटर ट्रेड किस में रहेगा? ऑलरेडी एनएचपीसी सर्किट लगा चुका है, थोड़ा वहां से कूल ऑफ हुआ है, ये वापस एंट्री के लेवल है या फिर अब थोड़ा और गिरने दे तभी एंट्री का लेवल ले? बिल्कुल दीपांशु, रडार पर है और बहुत लोअर लेवल से रडार पर है और बार बार रिकमेंड किया हुआ है, और आज के दिन में स्टॉक ने एक बहुत बड़ा मूव दिखाया है, एनएचपीसी हो या फिर चाहे एसजेवीएन हो। मेरे को लगता है एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बिल्कुल होल्ड करके बैठे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और फ्रेश खरीदारी प्रेजेंट लेवल से कोई भी छोटा मोटा डिप आता है दोनों ही स्टॉक में, चाहे फिर वो एनएचपीसी हो या एसजेवीएन हो, तो डिप्स में खरीदारी करें, क्योंकि आज के जो वॉल्यूम्स के साथ ये जो कैंडल फॉर्म हुई है ये और ऊपर के लेवल दिखाएंगे। लेकिन इतने बड़े मूव के बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और थोड़ा सा साइडवेज जाता है, तो ऐसा होने के बाद वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम होगा। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और डिप्स पे खरीदारी करना है दोनों ही स्टॉक्स के अंदर। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी करें और आपके भी रेडार पर हैं ये दोनों सर? तो 40 का टारगेट था मेरा एनएचपीसी का और 35 रुपए के आसपास का टारगेट एसजेवीएन का, लगभग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो 40 और 35 मेरे ख्याल से एसजेवीएन में आप देख भी सकते हैं, शायद 35 का इवेंचुअल टारगेट दिया था मैंने, यहाँ तक मुझे याद है। तो टारगेट की तरफ बढ़ ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। 35 का आपने कहा, 35 का ना, मुझे याद है, इसलिए 35 के आसपास 33 तो हो ही गया। देखो 33, 33.5 तो थोड़ा ही बचा है, हो भी जाएगा। आइए, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये है वो स्टॉक जहां पर काफी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। क्यों है बुलिश, क्या है वजह
और स्टॉक एफएनओ में आने के बाद ये भी रुक नहीं रहा है सर। एक ज़माना था एफएनओ में आने के बाद, अब तो बाकी छोड़ो, अब तो खुद कुणाल जी चाहते हैं कि डीमार्ट एफएनओ में आ जाए। कुणाल जी व्यू बदल दिया ना आपने? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, जो जिस तरह का प्रदर्शन ये सारे नए एफएनओ वाले शेयर्स का है, तो अनिल जी अब तो दिन रात में कामना कर रहा हूं कि डीमार्ट भी शामिल हो जाए अनिल जी, एक नया जंप आ जाए, 7,500 के लेवल्स जो मैंने तय कर रखे हैं वहां तक पहुंच जाए। देखते रहिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, दाना का नए एफएनओ में आएगा, मतलब न सिर्फ एफएनओ में आएगा बल्कि निफ्टी में भी आएगा। देखते रहिए। एक और स्टॉक बंसल जी को याद होगा, बंसल जी एक स्टॉक का हम जिक्र करते थे बहुत पहले, 1.5 साल पहले, अगर याद आए आपके फ्लैशबैक में जाएं, कि ये स्टॉक ऐसा है जो एक दिन आपको निफ्टी में दिखेगा। 1500-2000 रुपये चला करता था, याद आया कुछ? अनिल जी याद तो आ रहा है मेरे को, हम कुछ स्टॉक डिस्कस करा करते थे, हाई प्राइस स्टॉक था और डिस्कस करा करते थे, SRF। बिल्कुल अनिल जी, बट स्टॉक का नाम याद नहीं आ रहा। और अनिल जी एक चीज ऐड करूं, SRF की बात करते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस समय आपने रिकमेंडेशन भी दी थी। और एक चीज ऐड करूंगा अनिल जी, कि अभी आपने बोला ना कुणाल जी ने अपना नजरिया बदल दिया, तो अनिल जी कुणाल जी का कंप्लीट इंग्लिश में बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है अनिल जी। उनका ना सिर्फ डीमार्ट को लेकर नजरिया बदला है, जिंदगी में भी अनिल जी 4-5 चीजों को लेके कंप्लीट नजरिया बदल चुका है, मतलब कि मेरे साथ रहने के कारण उनका कंप्लीट अनिल जी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। होल क्रेडिट टू वेरी नाइस। ये अज्यूम करके, सुन के तो नहीं, अज्यूम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुणाल जी अब अपने दोस्तों पर ज़्यादा खर्च करेंगे, उनका ज़्यादा ध्यान रखेंगे। नजरिया तो यही बदला होगा, बाकी तो सब कुछ पहले से परफेक्ट चल रहा था। यही एक कमी थी कुणाल जी में जो अब पूरी होती हुई दिखेगी। आइए बढ़ते आगे, कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि जो CLSA है उन्होंने टारगेट्स रिवाइज किए हैं और बेहतरीन टारगेट्स ये देते हुए नजर आ रहे हैं। HL के लिए 1740 के लक्ष्य दे रहे हैं, तो मौजूदा भाव से भी 20% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। 1425 रुपये से टारगेट ये रिवाइज किया गया है और आप देखिए 1 साल में ये स्टॉक डबल होता हुआ नजर आया है। इसकी काफ़ी सारी वजहें हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि HL ने जो CLSA ने जो HL का टारगेट बढ़ाया है, उसकी रीज़न और उस पर बुलिश होने की वजह सबसे पहले यह है कि 3850 करोड़ के जो 25 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर हैं, उससे इनकी कुल ऑर्डर बुक में एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखिए कंपनी को जो आत्मनिर्भर भारत के तहत और जो ऑर्डर्स मिलने की संभावना है वो भी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगले साल SU-30 और MiG-29 इंजिन के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो बड़ी ऑर्डर बुक ग्रोथ जो है आपको आगे आने वाले 1 साल में यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट नए ऑर्डर से EPS में करीब 13% की बढ़त की संभावना भी लगाई जा रही है। तो डेफिनेटली ये जिस तरह का ऑर्डर बुक आगे बनता हुआ नजर आएगा, उससे पॉजिटिविटी आएगी। साथ ही जो इनफैक्ट हाई पावर वाले जो इंजिन्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए इन्होंने GE के साथ करार भी किया है, तो एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। तो 2 बड़ी वजह है जिसको ध्यान में रखकर CLSA ने यहाँ पर HL पर अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं और इसी वजह से आज आपको ये स्टॉक जो है एक नई ऊंचाई, नए रिकॉर्ड्स पर प्ले करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है HL, यहां पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं सारे के सारे आपको ब्रोकरेजेस। हिंदुस्तान अराउंड 1500 रुपये हो गया, 1500 हो गया, देखते देखते 1500 हो गया। एक्चुअली वक्त के साथ बदलना जरूरी है। जो लोग BML, BA और या BML तो फिर भी चला है, BL वगैरह में रह गए जी, तो BL भेल ने वो रिटर्न नहीं दी जो HL दे चुका है। तो वक्त के एक जमाना था खाली डिफेंस के नाम पे BL, डिफेंस आया BL सबसे पहले, समझ पाता, फिर सेकंड नंबर BML होता था, फिर बाद में आप चालू करते। अब डिफेंस के नाम पे सबसे पहले HAL, उसके बाद भारत डायनेमिक्स, उसके बाद लाइन पीछे लगती है, तो लंबी लाइन बन गई। तो वैसा है। तो ये बहुत ही तगड़ा है, जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है, ऐसा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और वक्त है एक पिक ऑफ द डे का। स्पेशल पिक आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आपके लिए। बताएं सर। अनिल जी स्पेशल पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI पर खरीदारी की राय है और हम रेगुलरली इस पर खरीदारी की राय देते आ रहे हैं और आज इसके अंदर देखें तो एक फ्रेश पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है लीडिंग इंडिकेटर्स के ऊपर। तो SBI खरीदें। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, अगर जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है उसका चार्ट देखें तो उस पर एक बड़ा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और इसके चलते जो भी सरकारी बैंक से हमने बड़ी तेजी अभी यूनियन बैंक में आते हुए देखी है। स्टेट बैंक दिग्गज सरकारी बैंक है, सबसे ज्यादा अग्रणी यही है, इसी में आपको बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा, तो स्टेट बैंक को मिस नहीं करना है, इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस रखें 492 रुपए पर, 492 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 512 रुपए का, 512 का पहला टारगेट, और 520 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए स्टेट बैंक में खरीदारी करें। कोई विशेष टिप्पणी आपकी आशीष सर? अनिल जी, मेरा तो थीम ही पीएसयू बैंक से है। मतलब अगर एक सेक्टर है जिसमें मैंने पहले भी बोला कि अभी भी कंफर्ट है मुझे कि नीचे भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, वो पीएसयू बैंक में। तो अनिल जी स्टेट बैंक तो 600 रुपए का टारगेट है, बट कुणाल जी ठीक ट्रेडिंग टारगेट दे रहे हैं, अच्छी बात है। और पर ये तो अनिल जी टारगेट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट जिस दिन भी ये थोड़ी सी मूव मार्केट में दिखी, कल परसों तरसों 2 दिन के अंदर ही, तो ये 15-20 रुपए का तो स्टेट बैंक का मूव अनिल जी उसी वक्त ही हमारे को देखने को मिल सकता है। तो पीएसयू बैंक तो अनिल जी इस वक्त थीम इंटैक्ट है। अगर किसी को कंजर्वेटिव रह के मार्केट में, जो मैं डिसिप्लिन की बात भी कर रहा हूं, बुक करना है, तो आई थिंक सारा फोकस पीएसयू बैंक पे शिफ्ट कर देना चाहिए, लेड बाय स्टेट बैंक, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, सारे सरकारी बैंक हैं मजबूत, और जाहिर सी बात है इकोनॉमी में इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है तो बिना बैंक्स के कैसे होगी। तो ये है बड़ी थीम। और वैल्यूएशन गैप, कितने बैंक है जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक और बैंक की भी बात हुई, यूनियन बैंक अपनी बुक वैल्यू से आधे पे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, ये भी आज बढ़ा है, 5-6% ऊपर देखा था। तो कई सारे सरकारी बैंक है। बाकी तो 50 से नीचे वालों को ऊपर उठाने का काम तो सुमित जी समझ तो गए होंगे आप, मैंने क्यों बोला है। बाकी बढ़ते हैं आगे। एल्यूमिनियम, इसके दामों में आई है जबरदस्त तेजी, और इस तेजी का फायदा किन कंपनियों को मिल रहा है बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए। सर, कीमतें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन स्टॉक्स में तेजी का कारण बना कि गुरुवार को आई थी अल्कोआ की अर्निंग्स, करेक्ट, और बुधवार को हमने बता दिया था कि इसकी अर्निंग्स बहुत जबरदस्त आने वाली है। थर्सडे को सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स हमने ट्रेडर्स डायरी में ले लिए थे, और सब में काफी बढ़िया मुनाफा जो है दर्शकों को होते हुए नजर आया, और नतीजे जिस प्रकार से आने थे। कभी-कभी आप ये जब ट्रेडर्स डायरी के स्टॉक सेलेक्ट करते तो आपका सेक्टोरल बायस रहता है सर? अगर बायस मतलब जो सेक्टर आप ट्रेड करते, हाँ इसकी ज्यादा ले लूं, ऐसा होता है? वरुण, अच्छा आपसे वरुण से पूछा, वरुण ऐसा रहता है? अनिल जी अगर नहीं भी रहा ना तो दूसरे की टीम के बारे में बता देते कि भाई इसके टीम में आज मेरे स्टॉक ज्यादा है। अच्छा इतना बायस थे। और आशीष तो आजकल अल्कोआ का भी प्रीव्यू बनाने लगे। वाह, वेरी नाइस। यही चीज है जो आपको अलग करती है, और ये अच्छी बात है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आपको ट्रेडिंग आइडियाज मिलते हैं, साथ में रिसर्च भी इतनी मिलती है। मुझे लगता है कि जितनी रिसर्च हमारी टीम करती है, और जितने रिसर्च लिंक्स हमारी टीम आपको करके डिटेल में बताती है, तो वो कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए चाहे इंडियन स्टॉक्स हो, चाहे फॉरेन स्टॉक्स हो, चाहे एफएनओ के डेटा वाली रिसर्च हो, चाहे टेक्निकल रिसर्च हो, चाहे बाजार के टॉप बॉटम के फॉर्मूला हो, रिसर्च होती रहनी चाहिए। वही क्रक्स है। जी आशीष बताइए। सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया नतीजे आए थे, जिनकी जो आय है 237 करोड़ डॉलर से बढ़कर 311 करोड़ डॉलर। साल दर साल यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। इनफैक्ट मार्जिन जो है डबल हो गए, 12% से बढ़कर करीब 24% के आसपास आ गए। पिछले साल 22 करोड़ डॉलर का घाटा था, और इस बार करीब 40 करोड़ डॉलर का मुनाफा दर्ज किया। और इनफैक्ट ओवरऑल कमेंट्री अगर आप देखें तो काफी शानदार रही। और डेट रिडक्शन, जैसा कि भारत में भी सभी कंपनीज की तरफ से देखा जा रहा है कि बैलेंस शीट मजबूत करने पर फोकस है, सुपर साइकिल का सभी फायदा उठा रहे हैं, और जो कर्ज है वो घटा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए अल्कोआ ने 230 करोड़ डॉलर से घटाकर 180 करोड़ डॉलर जो है फिलहाल कर्ज कर दिया, यानी करीब 22% की जो गिरावट है आपको कर्ज में नजर आएगी। लेकिन स्टॉक्स इतना बेहतरीन रिएक्शन इसके लिए दे रहे क्योंकि आगे की कमेंट्री बहुत बढ़िया है। सबसे पहले अल्कोआ ने कहा कि सभी सेगमेंट से ना बहुत जोरदार मांग देखने को मिल रही है, और आगे जाकर भी डबल डिजिट ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट ये तिमाही तो रही दमदार, लेकिन जो अगली तिमाही है वो हो सकता है कि इससे भी बेहतर देखने को मिले, क्योंकि कीमतें जो है लगातार अप ट्रेंड में कंटिन्यूस जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है। और एक और खास बात पर फोकस करना है कि इनके अच्छे नतीजों में योगदान रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में देखिए तो हिंडाल्को की पकड़ काफी ज्यादा है। हर तिमाही अलग से रिपोर्ट भी करते हैं कि वहां पर कैसे मार्जिन होते हैं, क्योंकि एलएमई से बेहतर जो रियलाइजेशन है वो आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो हिंडाल्को पर पूरा फोकस रहेगा। इसके अलावा नाल्को और वेदांता, इन स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। ओके, तो ये है वो सारे के सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। अल्कोआ की अर्निंग, उनका जो रिजल्ट आया उसके बाद 15% भागा था अल्कोआ का शेयर। जी सर, गजब भागा। 15%। काय को गजब, हमारा देखिए नेल्को बिना रिजल्ट के 15% भाग गया है। देखो ये विदेशी शेयरों
विदेशी इन्वेस्टरों को इतना मतलब महिमा मंडन करने की आदत छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ भी कम थोड़ी है। हमारे तीसरी महाशक्ति को देखिए कि 18,500 ले आए निफ्टी को खींच के, बिना किसी एफआईज के सपोर्ट के, बिना घरेलू फंड्स के सपोर्ट के। ऐसा नहीं है। और हमारी कंपनियों को देखिए बिना रिजल्ट के नेल को 15% ऊपर है। तो हम किसी से कम नहीं। इंडियन मार्केट के लिए आज का टाइटल यही होना चाहिए, हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल। ओके, आइए बढ़ते आगे। और छोटे बड़े इन्वेस्टर्स जमकर शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहां पर एक बड़े इन्वेस्टर की हुई है खरीदारी। कौन सा स्टॉक है, किसने की है खरीदारी, उस कंपनी के बारे में आप जानते पहचानते नहीं है, बात सही भी है। इसलिए हमने सोचा कि एक रिसर्च करके देखना चाहिए कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है और बड़े इन्वेस्टर ने खरीदारी क्यों की है। और यही है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च जो वरुण आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, पहले कंपनी का नाम बता देता हूँ, यूनाइटेड ड्रिलिंग। ये वो कंपनी है जिसपे आपको नजर रखनी है और काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको इस कंपनी पे नजर रखनी है। सबसे पहले जैसे कि अनिल जी आपने कहा कि दिग्गज निवेशक जो है वो इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ आप जानते हैं कि आशीष कचोलिया, जिसका जाना माना नाम है मार्केट में और काफी दिग्गज निवेशक है ये, इन्होंने इस कंपनी में सितंबर तिमाही में करीब 4 लाख शेयर्स के आसपास जो है उसकी खरीदारी की है और 357 के भाव पे खरीदारी जो है वो की गई है। तो सबसे पहला कन्विक्शन तो इस स्टॉक को लेके इसी पे आ जाता है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वन ऑफ अ काइंड कंपनी है ये। करीब 35 साल पुरानी कंपनी है और खासकर ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है उसको ये कंपनी केटर करती है। और याद रखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर को जितनी कंपनियां केटर करती है, जैसे जैसे कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे इन कंपनीज को ऑर्डर जो मिलना शुरू होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलती है। इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, केन इंडिया जैसे कंपनी शामिल है। ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम कंपनीज को ये कंपनी कनेक्टर, कैसिंग पाइप्स, वायरलाइन, विंचेस, ये तमाम प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी जिस सेक्टर को सप्लाई करती है, अगर वो प्रोडक्ट कोई नई कंपनी बनाने जाए तो उस कंपनी को ऑर्डर मिलने के लिए करीब करीब 5 से 7 साल के आसपास लगेंगे। इस तरह का टाइम ड्यूरेशन है, इस तरह के एंट्री बैरियर्स है इस पूरे सेक्टर में। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी को काफी हद तक स्टैंड आउट कराती है। और कई सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिसको ये कंपनी केवल एकमात्र कंपनी है जो कि देश में बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक जो है वो करीब 80 करोड़ के आसपास है। अगले 4 साल में 120 करोड़ के ऑर्डर नए आने का ये कंपनी अनुमान लगा रही है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो FY21 में करीब 56% के आसपास थे, वो Q1 FY22 तक बढ़ के करीब 63% के आसपास हो चुके हैं। और मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 से 4 साल में करीब 500 से 600 करोड़ के आसपास की जो आय है वो ये कंपनी करने वाली है और करीब 150 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो है वो ये कंपनी कर सकते हो। फिलहाल कंपनी की आय अगर FY21 में अगर आप देखेंगे तो 143 करोड़ के आसपास की आय थी, यानी कि अगले 4 साल में फिलहाल जितनी आय है उतना मुनाफा हो सकता है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो, क्योंकि मैं आपको 4 साल के बारे में बता रहा हूं, तो 4 साल का अगर आप पी देखेंगे ना फॉरवर्ड, तो महज 5 या 6 टाइम्स के आसपास आता है। इस तरह के कंपनी के कंपेयरिंग वैल्यूएशन से इस कंपनी ने ना कुछ इंटरनेशनल टाइप्स भी करके रखे थे जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट को ये केटर नहीं कर पा रही थी। फिलहाल ये जो टाइप्स है वो खत्म हो चुके हैं, तो उसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट को भी ये कंपनी केटर कर पाएगी। उसका बड़ा फायदा होगा। करीब 10 करोड़ के आसपास का केपेक्स कंपनी कर चुकी है और 15 करोड़ का अतिरिक्त केपेक्स जो है वो भी ये कंपनी करने वाली है। तो उसका भी आने वाले दिनों में आपको फायदा देखने मिलेगा। तो अनिल जी, अब तक हम कोयले में हीरा ढूंढते थे, ये तेल में हीरा है। ओह क्या बात है। अच्छा, तो बेसिकली ऑयल एंड गैस स्पेस में जो तेजी है, जो कच्चे तेल में, उसका फायदा उठाने के लिए। और अनिल जी सोचिए, आज 143 करोड़ की आय ये कर रही है, बोल रही है अगले 4 से 5 साल में 150 करोड़ का मुनाफा हम करेंगे। अच्छा, जितना रेवेन्यू उतना मुनाफा करेंगे। तो आई मीन आजकल वैसे ही हो रहा है। हर लगभग सारी छोटी कंपनियों के साथ के जो पूरा साल भर का मुनाफा करते थे वो एक क्वार्टर में मुनाफा करने लगे। यहाँ तो रेवेन्यू के बराबर मुनाफा आने की उम्मीद है। ओके, तो ये बड़ा ट्रिगर है। आशीष कचोलिया साहब की हुई है एंट्री और उन्होंने खरीदे 4 लाख शेयर। इक्विटी छोटी होगी मेरे ख्याल से, 4 लाख शेयर शायद इसी वजह से। हाँ, तो 4 लाख शेयर में भी तभी तो ब्लॉक डील में रिपोर्ट हुआ है, नहीं तो शायद नहीं हो रहा। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से हो रहा है। तो हमें लगा कि आपको एक बार रिसर्च के बेसिस पे बताना चाहिए कंपनी करती क्या है, क्योंकि हमने भी जब देखा, हमने भी नाम सुना नहीं था कि क्या कंपनी है, तो फिर जरा देखा जाए। यूनाइटेड ड्रिलिंग, ये आई डोंट नो चार्ट कितने होंगे नहीं होंगे। बंसल जी, चार्ट्स देख सकते हैं तो बताइए आप इसके। अनिल जी चार्ट दे सकता हूं, और चार्ट अनिल जी बेहतरीन है और अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक आया हुआ है। और 420-22 रुपए तो अनिल जी आज भी इजीली अवेलेबल था। ये स्तर मिल जाए तो गोल्डन स्तर है, बाय एंड होल्ड करना चाहिए। अच्छी खासी री रेटिंग होगी। अनिल जी नाम मैंने भी नहीं सुना था और इसका नाम जो है मेरी नजर में लाया था आशु मदान जी। 316-17 रुपए का भाव था
उस समय आशु मदान जी ने इसका जिक्र किया था अनिल जी मेरे से पर्सनली, और टेक्निकली अनिल जी री रेटिंग का कैंडिडेट है। 320 से लेकर 400 की जर्नी काफी पेनफुल रही है, जिन्होंने भी लिया अनिल जी खून पी लिया, लेकिन अब वो जर्नी नहीं रहेगी। तो कभी भी 415, 420, 25 के अराउंड मिल जाए किसी को तो वो अच्छे स्तर हैं, उन स्तरों के अराउंड इसको खरीद के बैठ जाना चाहिए। पहला टारगेट 500 का है, उसके बाद तो अनिल जी एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। एक करेक्शन है अनिल जी, मैंने बोल दिया था 120 करोड़ के ऑर्डर 4 से 5 साल में मिलेंगे, 4 से 5 साल नहीं 4 से 5 महीनों में मिलेंगे। तो मेरी टीम ने मुझे करेक्ट किया, तो मैं एक बार वो करेक्शन बता देता हूं, 4 से 5 महीने है वो। मैं भी एक बार तो सोचा, मैंने कहा 4-5 साल में रेवेन्यू डबल, ठीक है भाई, बोल रहे हैं वरुण तो ठीक है। साल की आदत हो गई ना, महीनों में इतने बड़े ऑर्डर मिलने की आदत क्या बात है। पर अनिल जी इस स्पेस में यही ट्रेंड दिख रहा है जो वरुण भी बात कर रहे हैं ना, इतने बड़े ऑर्डर्स की। मेरा खुद का एक काफी क्लोज फ्रेंड है स्कूल टाइम से, उनकी एक अनलिस्टेड कंपनी है इसी स्पेस में और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसी कंपनी है जो मतलब एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है, जैसे वरुण बता रहे थे। उनके पास इस समय इतने ऑर्डर्स हैं, उनकी एक जर्मनी की कंपनी के साथ जेवी भी है, जर्मनी से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके खुद के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि इस समय कंप्लीट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जितनी भी कैपेसिटी थी उन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा भी बना कर रखी है, बट कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर्स नहीं है। तो सेम मार्जिन ऑर्डर्स इस बार वो कर पा रहे हैं, लो मार्जिन ऑर्डर्स तो ये समय रिजेक्ट ही कर रहे हैं कंप्लीटली। क्या बात है, गजब। तो चलिए बड़ा एक्शन है सर, बड़ा एक्शन है। तो इन छोटी कंपनियों पर रखिए नज़र, और जैसा बंसल जी बता रहे हैं वापस आए कभी 410-20 के आसपास, तो सोचिए एंट्री करने का इस तरह के स्टॉक्स में। ज़बरदस्त एक्शन है। जो निश बिजनेसेस में जो कुछ खास तरह के कारोबार में काम करने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पर एक्शन भरपूर आपको नजर आएगा। सुमित जी तैयार है एक्शन के लिए? सुमित का सुपरहिट। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। अनिल जी आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बना है और दिग्गज आईटी स्टॉक में अभी मूव आया है और लाइफ टाइम हाई लेवल्स ब्रेक किए हैं। 1788 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर ब्रेकआउट है। रिसेंट का जो हाई था वो स्टॉक ब्रेक कर चुका है और अब 1800 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। इन्फोसिस में यहां पे खरीदारी करें। मेरे को लग रहा है जल्दी शॉर्ट टर्म में स्टॉक यहां से 40 से 50 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। 1750, 1760 ये नीचे में स्टॉक का सपोर्ट बनेगा। 1750 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 1830 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1850 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये जल्दी शॉर्ट टर्म में लेवल देखने को मिलेंगे। अगर 1800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, जो कि मेरे को लगता है मिलनी चाहिए आज और कल के अंदर, ऐसा होने पे 1950 से 2000 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में पोजिशनल तौर पे इन्फोसिस पे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 1830, 1850 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें इन्फोसिस। बिल्कुल, तो इन्फोसिस पर करके चलनी है खरीदारी। नतीजों से पहले ये काउंटर नहीं चला, पर अब यहां पर आपको एक्शन आ रहा है, वो भी ऐसे दिन जहां बाकी आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सुस्ती है। आइए देखते हैं सचिन जी ने कौन सा स्टॉक किया है आइडेंटिफाई। बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही है यूनाइटेड ब्रीवरीज इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कट किया है, जिस तरीके से पिछले 2 दिन का डेटा है, मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक इस पर्टिकुलर काउंटर में देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस सबको लगाना है अराउंड 1705 के आसपास। जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ था लगभग 1690 के आसपास हमने इसे आइडेंटिफाई किया था। तो थोड़ा सा अगर पुल बैक हो जाता है तो रिवर्ट टू दिस अपॉर्चुनिटी और बेटर होनी चाहिए। टारगेट ऑन द लोअर साइड पहला मुझे लग रहा है अराउंड 1640 के आसपास एक स्विंग बनना चाहिए एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1565 का। बिकवाली करनी है यूनाइटेड ब्रीवरीज के फ्यूचर्स। कंजम्पशन स्टॉक्स जबरदस्त बूम में, कंजम्पशन बूम में है। अगर इसके प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट दे रहे तो ठीक है सचिन जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप शॉर्ट दे रहे तो बंसल जी पूरी कोशिश करेंगे कि बिक्री कम ना होने पाए, लेकिन फिर भी 1705 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें जो करना चाहें। 1640, 1565 2 टारगेट के लिए करनी है बिकवाली यूबीएल में। आज का पहला शॉर्ट कॉल है? हाँ सर, एकमात्र शॉर्ट। आई थिंक काफी समय में पहला शॉर्ट कॉल है, आज की नहीं सर, काफी समय में पहले। हाँ करेक्ट, थोड़ा। हाँ एशियन पेंट्स बसीन साहब ने दिया था। बसीन साहब ने गुरुवार को ओएनजीसी दिया था, बुधवार को आईसीआईसीआई बैंक दिया था। हाँ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जी सचिन जी कुछ और कहना चाहते हैं? जी सचिन जी। अनिल जी, इनफैक्ट पिछले सोमवार को हमने मैकडॉवेल्स पे एक शॉर्ट कॉल दी थी
लगभग आई थिंक 900 के लेवल के आसपास वो शॉर्टफॉल थी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर थोड़ा सा लेवल की वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, बट जिस तरीके से वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आई थिंक पहले टारगेट के आसपास अभी फिलहाल स्विंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर भी थोड़ी सी और वीकनेस गहरी हो सकती है। तो वहाँ पर भी 860 865 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी। मुझे लग रहा है कई जगह थोड़े से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन से सही है। बिल्कुल, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत है और यहाँ पर बिकवाली करने की राय यूनाइटेड ब्रूअर्स में। आइए वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष, कितने स्टॉक हैं बैन में? सर 6 स्टॉक है पूरे बैन में। 6 में से एक तो पक्का बाहर आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 76% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ओके। और एक और स्टॉक है, इंटरेस्टिंग है, काफी देर से मैं रिफ्रेश करके देख भी रहा हूँ, IRCTC। इसकी पोजीशन जो है ना सर धीरे धीरे कम हो रही है। थोड़ी देर पहले 83-84% के आसपास था, अब 82% है। तो हो सकता है कि IRCTC भी अटेम्प्ट कर दे बैन से बाहर आने का। फिर से वरुण को रिसर्च करनी पड़ेगी। बैन से बाहर आने की तैयारी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 8% ऊपर है, 7 से 8% गजब भागा है। बट इसकी सर यही मतलब ऑब्वियसली अब डेटा तो हमारे पास लिमिटेड है, बट कम ही टाइम स्पेंड करता है। ये वैसा वाला नहीं है कि आ गया तो लंबा रहता है। परमानेंट मेंबर एक्चुअली लो फ्लोटिंग स्टॉक है, किसी के पास है नहीं। और शॉर्ट में फिर वही वाली बात है कि जो शॉर्ट कर लेते फिर उन्हें बैन में जाता है, शॉर्ट कवरिंग होती, फिर बाहर आता है, फिर बढ़ता है, फिर शॉर्ट करता है, फिर बैन में जाता है, साइकिल है। अच्छा, तो IRCTC आ सकता है, देखते हैं आएगा नहीं आएगा पता नहीं। करेक्ट जी सर। और एंट्री की सर लिस्ट लंबी है आज लिस्ट काफ़ी लंबी है। हमारा राजा बैटरीज, ये नाम ज़्यादा बार आता नहीं है, लेकिन 108% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो पक्का इसका तो आना है। दूसरा नाम है एस्कॉर्ट्स का, यहाँ पर भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 107% है। नाल्को फिर से बैन में आ रहा है, 103% यहाँ पर होगी है। PNB 100% है और सेल के स्लाइड चांसेस हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है, 97% है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। मैं सोच ही रहा था सेल रिकमेंड करने का, सीरियसली अब नहीं करूंगा। फिर से बैन में आने की तैयारी। कितना 97 है, 95 के ऊपर आता है ना। हाँ सर, लेकिन तो ज्यादा नहीं आ सकता है। वापस बताओ नाम। हमारा राजा बैटरीज, ठीक है। एस्कॉर्ट्स आ रहे हैं बैन में। हाँ सर, आज ही तो ब्रेकआउट हुआ है, 107% हो गया। सुबह हम बात भी कर रहे थे सर। ओके, ठीक है। हमारा राजा एस्कॉर्ट्स, नाल्को ओके, PNB ठीक है। एक ही दिन के लिए बाहर आए नाल्को PNB सेल। वही है जिसका इंटरेस्ट है वो एक दिन के लिए बाहर आता है, ऐसे IRCTC एक दिन के लिए अंदर आता है। तो चलिए, ये है ढेर सारा एक्शन आपके लिए जी। बिल्कुल, तो बैन से बेनिफिट आपके लिए, और नजर रखिए इन काउंटर्स पर। इनफैक्ट एक बार नाल्को पर राय भी ले लें, क्योंकि शायद वापस लगी रहा है, बैन में जाएगा। कुणाल जी, स्टॉक ऑफ द डे सुबह टारगेट तो आसानी से हिट हो गए, बल्कि अभी भी 13% ऊपर ही है। क्या करके जाएं सर, बैन में आने की पूरी संभावना? भाई देखिए, चार्ट पर तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दीपांशु। इनफैक्ट जो आज का गैप अप है, इसके बाद एक रनवे गैप भी यहाँ बन गया है। अब हो सकता है बैन में प्रवेश के बाद ये कुछ समय के लिए सुस्ताने लगे और इसमें कुछ आपको गिरावट आती हुई दिखे, लेकिन अगर गिरावट आती है तो वहां पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब स्टॉक ने 116 के आसपास एक बड़ा मजबूत बेस बना लिया है, तो 116 के जितना करीब मिल जाए वहां पर खरीदें। मुझे लगता है स्टॉक 135 के लेवल्स दिखाए। चलिए, तो 135 के पोजिशनल लेवल्स आपको इस पर आते हुए दिखेंगे। थोड़ा बैन में आ रहा है तो रफ्तार धीमी हो सकती है, बट अदरवाइज मोमेंटम इसका बढ़िया है। एक और स्टॉक जो जबरदस्त मोमेंटम में रहा है और पिछले 2 दिनों में देखें तो लगभग 12-13% की तेजी रही है, नतीजे भी अच्छे रहे। और आज का ऑफकोर्स स्टॉक ऑफ द डे भी था अनिल जी की तरफ से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अभी भी अपनी गेन्स होल्ड करते हुए दिख रहा है, 6% ऊपर। आइए जानते हैं बाजार को क्या पसंद आया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के नतीजों में। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, मजबूत नंबर्स, जबरदस्त सेल्स बुकिंग और साथ ही डील पाइपलाइन जो है वो काफी तगड़ी है, जिसके चलते इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फोकस में है। ताजा कंपनी के जो नतीजे आए Q2 FY22 में, कंपनी की आय जो है 20 करोड़ से बढ़कर 349 करोड़ पर सीधा जाती हुई दिखी है। साथ ही ये जहां नुकसान देख रही थी 76 करोड़ का, अब मुनाफा देख रही है, तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है। वहीं कंपनी का कर्ज जो है वो भी नोटेबल चेंजेस यहां पर देखने को मिले, 2025 करोड़ से 1088 करोड़ का अब कंपनी का कर्ज रह गया है। सेल्स बुकिंग जो है वो भी काफी अच्छी है। H1 यानी 6 महीनों की अगर बात करें, सेल्स बुकिंग 368 करोड़ से बढ़ी है, बढ़कर 874 करोड़ यानी कि 50%
से भी ज्यादा यहाँ पर सेल्स बुकिंग बढ़ती हुई दिखी और ग्रॉस कलेक्शन की अगर बात करें यहाँ पर भी 130% की बढ़त 654 करोड़ की यहाँ पर कलेक्शन कंपनी ने देखी है। एम्बेसी के साथ डील आखिरी फेज में है, इससे जुड़ी काफी सारी खबरें आती रही और अब ये डील जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कंपनी को एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर के लिए सीसीआई से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। पोस्ट मर्जर के बाद कंपनी का नाम बदलकर एम्बेसी डेवलपमेंट होने जा रहा है। मर्जर के बाद एम्बेसी ग्रुप का स्टेक जो है वो इस कंपनी में 14% से बढ़कर 45% हो जाएगा और कंपनी के पास कुल 30 बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। नई कंपनी के पास करीब 80 मिलियन वर्ग फुट की डेवलपमेंट क्षमता भी होगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर लेवल है। नई कंपनी के पास करीब 4200 करोड़ की रेंटल इनकम हासिल करने के भी लक्ष्य होंगे, क्षमता होगी। वहीं मर्जर के बाद कंपनी देश की सबसे बड़ी लैंड बैंक ओनर बनती हुई दिखेगी और सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी देश की बनने जा रही है इस मर्जर के बाद। तो ये मर्जर जो है आखिरी फेज में है, कभी भी इससे जुड़े डेवलपमेंट्स भी सामने आते हुए दिख सकते हैं और साथ ही नतीजे और अच्छी सेल्स बुकिंग है, जिसके चलते इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फोकस में है। बिल्कुल, और हर लेवल से अनिल जी का कन्विक्शन भी रहा है इस काउंटर के लिए। आज भी आपने दमदार एक्शन होते हुए देखा, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई बट लेवल्स होल्ड कर रहा है और 250-250 के पोजिशनल टारगेट्स भी हैं। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नजर रखे, काउंटर दमदार एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आइए आखिरी कुछ मिनट हैं, अनिल जी फाइनल स्ट्रैटेजी लें उससे पहले समय है स्वागत करने का जय ठक्कर कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, सुबह हमने दिया था 18450 का कॉल, उसमें एक अच्छी हमें मूव देखने मिली थी। 400 का कॉल था सॉरी, एंड 197 तक गया, 158 पे रेकमेंड किया था, तो लगभग 40 पॉइंट का एक अच्छा मूव वहां पे देखने मिला। दीप, ये चीज देखने मिल रही है मार्केट में कि 18,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है एंड कहीं ना कहीं 530 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करके वहां से रिवर्सल देखने मिला है। सो देयर माइट बी अ केस कि शायद थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें हाई लेवल से देखने मिले, बट ट्रेंड ओवरऑल मजबूत है। तो मेरा ये मानना है कि अनटिल अनलेस कोई बड़ा रिवर्सल आए तो तब तक हमें लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड करना है, बट देन थोड़ा स्टॉप लॉस वाइड और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रखे तो बेहतर होगा। सो ये लेवल्स पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्राइक सही बैठ कर आ रही है वो 18,350 की है, तो 21 अक्टूबर की एक्सपायरी का वो कॉल आप खरीदते चले। 188 पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 14 रुपए 114 का, तो 188 पे खरीदे। 114 का दीप यहाँ पे 74 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट्स ऑन दी अपसाइड जो बनकर आ रहा है दैट वुड बी 241, सेकंड टारगेट वुड बी 266, 241 266 के लिए आप खरीद कर चले। ये ट्रेड एज ऑफ नाउ बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ऑन द डाउन साइड 18350 का जो जोन है, 350-400 का जो जोन है, वो एक क्रूशियल सपोर्ट रेंज है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जब तक उसके ऊपर निफ्टी टिका हुआ है तब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी हिटिंग 580 to 650 ऑन दी अपसाइड इज क्वाइट हाई। तो अगर डिप आती भी है तो उसको खरीद कर ही चले। ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है, मे बी 50-60 पॉइंट इधर उधर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने अगर मिले भी तो स्टूडेंट भी पैनिक और लीजिएगा, बट एट करंट लेवल्स बाय कर ही चलना है। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 18,350 की कॉल खरीदने की राय। आइए देखते हैं अनिल जी ने क्या किया है बाजार में स्पॉट बिगुल कल के 2000। जी सर। दीप, खरीदारी करने की राय और खरीदारी करनी है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस मान के LIC हाउसिंग फाइनेंस के कॉल ऑप्शंस में खरीदारी करनी है। यहाँ पर गुरुवार को रिजल्ट आने वाले जी, और NBFCs पे हम लगातार बुलिश हैं। बिल्कुल, तो आपको जो खरीदारी करनी है ऑप्शंस के जरिए करनी ताकि रिस्क कम रहे, क्योंकि रिजल्ट की रिस्क हमेशा रहती है और कई बार रिजल्ट के पहले स्टॉक बढ़ जाए घट जाए, कई बार रिजल्ट के बाद होता है। तो इसलिए आप सिर्फ ऑप्शन के जरिए, और वो ऑप्शन खरीदना है 450 रुपए वाला। 450 का एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 15 रुपए के आसपास 19 रुपए के आसपास लेना है, 19-20 रुपए में 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 25, 30, 35 तीन टारगेट, सिंपल 25, 30 और 35 तीन टारगेट के लिए 450 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 19-20 रुपए में लीजिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 रुपए की रिस्क है, 5 से लेकर 15 रुपए तक का मुनाफा इसमें हो सकता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि हम अगर रिजल्ट अच्छा है तो ऊपर में 470-75 तक जाने की संभावना है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो ये है, मेरे ख्याल से सुबह भी किसी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस आज खरीदारी करने की, आज या कल में किसी की तो आई थी राय, मुझे याद सुमित जी की थी सुबह। सर सुमित जी, आपकी सलाह थी क्या LIC हाउसिंग फाइनेंस में? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल मेरी थी, और स्टॉक यहाँ से भागने को तैयार है, और मैंने कहा भी था द स्टॉक विच आई कैन सी नाउ यू विल सी, एंड द स्टॉक इज LIC। I see, I have seen little late.
आपकी पारखी नज़र, दूरदृष्टि, मेरी थोड़ी नज़दीक की नज़र है। अभी देखा है मैंने LIC हाउसिंग, तो बिल्कुल आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं आपका स्टॉक रिकमेंड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं ले भी रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये है LIC हाउसिंग। आइए अगला बिगुल वागले साहब के लिए। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, BTST के तौर पे मैं इन्फोसिस चूज करूंगा। सुमित जी ने भी उसी का जिक्र किया है। मेरे लिए भी एक ब्रेकआउट है। 1775 का करंट भाव है। मुझे ये 1820 तक कल के दिन में जाते हुए दिखता है। बड़ी वाली ब्रेकआउट की शुरुआत है। 1760 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1820 1825 तक के टारगेट्स कल के दिन में। बिल्कुल, तो इन्फोसिस पर एक बड़ी मूव आ रही है, 4.5% ऊपर ये काउंटर आपको आज आते हुए दिखा है, नजर रखिए इस पर। इस बीच किरण जी भी हैं हमारे साथ, और किरण जी, कॉल्स के बीच मौका नहीं मिला आपसे कुछ स्टॉक्स के बारे में जानने का सर, बट MCX पर राय, क्योंकि आज सुबह खबर भी आई थी झुनझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है इस कंपनी में, और थोड़ा वीक भी है। सुबह गिरा फिर रिकवर हुआ, पर 4.5% गिरकर बंद हो रहा है। MCX पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर। दीप, आज के जो बॉटम बना है वही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, क्योंकि उधर से एक बहुत अच्छा मूव हमने देखा, डिमांड देखने को मिला। ऊपर से वापस जैसे आपने कहा थोड़ा सा फिसलते नजर आ गए, पर इमीडिएट जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आज का लो है, जो कि 1925 है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है 1920 के आसपास के स्टॉप लॉसेस रखे और लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे। 1920 आज का लो के आसपास का लेवल स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। पर आइए बाजार पर क्या रणनीति बनाकर जानी चाहिए आज की क्लोजिंग से पहले चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। 100 पॉइंट्स नीचे ही डाउ फ्यूचर्स लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी लेते समय भी थे, इस समय भी हैं, तो कुछ बड़ी मूव वहां पर नहीं आपको आती हुई दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 0.4% आपको नीचे दिखेंगे। हाँ, यूएस की बॉन्ड यील्ड वापस 1.6% पर आ गई, तो शायद इस पर आज शाम उनके बाजार थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिखें। यूरोप में भी आधे से 0.1% की गिरावट है, तो सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं हुए, बट सुस्त है। दिन के निचले स्तरों की तरफ बंद हो रहे हैं, ऐसी कोई खास खराब नहीं है। 50 पॉइंट ऊपर से नीचे निफ्टी, बहुत मतलब छोटी बात है। बैंक निफ्टी भी ऊपर से लगभग 200-250 पॉइंट नीचे, तो मेरे ख्याल से हल्की सी कमजोरी की आशंका जो अमेरिकी बाजार में आ जाए, उसको भारतीय बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी जो तेजी की पोजीशन है उसको रखिए आप बरकरार, उसमें दिमाग मत लगाइए। आपका स्टॉप लॉस है 18,300 का, माफ कीजिएगा, चलो 14 से 16 तो इंप्रूवमेंट हुआ है, 14 से 16 आया है। तो जो लोग सोचे थे कि मैंने 14,000 बोला, अब 16,000 तो ठीक है। तो 18,000, एक तो ये इतने जल्दी लेवल आंकड़े बदलते हैं, बहुत मुश्किल होती है एडजस्ट करते हुए। हाँ, मतलब, और स्टॉक्स भी अभी ऐसे हो गए ना, क्या करें। 18,300 आपके लिए, यानी कि 250 पॉइंट की रिस्क, 1% लाइफ टाइम हाई पे, तो 18,300 आपका स्टॉप लॉस है। तो पहली चीज, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, होल्ड करें। दूसरी चीज, हेज करना चाहें तो 18,200 का पुट ऑप्शन खरीदें, 18,300 का नहीं, 18,200 का आप खरीदें। प्रीमियम कम लगेगी इंश्योरेंस के तौर पर। 1% तक के तो आपको मान के चलना है कि नीचे खुल सकता है, इतना तो हमेशा सोच के जाओ आप कि 1% तो कभी भी खुल सकता है, ठीक है ना। यानी 250 पॉइंट की तो रिस्क आप हमेशा लेकर चलते हैं, मान के चलिए जब भी आप जा रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं। तो उससे ज्यादा हो तो हमें पता नहीं, इसलिए आपको 18,200 का पुट ऑप्शन खरीदना है हेजिंग के तौर पर, ठीक है। जो लोग लॉन्ग करके बैठे हैं वो मान के चलेंगे 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे मिला आपको 18,350 कल, तो और ऐड करेंगे, डरिए मत। जैसे 18,350 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी, मतलब 18,350 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, वहाँ आए तो और ऐड करना है, ठीक है। ये हेजिंग, ये स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, क्लियर है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हेज करने में पुट नहीं खरीदना, प्रीमियम क्यों दूं, तो 18,800 18,700 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, 18,800 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा भी नहीं भाग जाने वाला कि 300 ऊपर ही खुलेगा, बिल्कुल। तो आपको वहाँ कॉल ऑप्शन में भी आपकी हेजिंग हो जाती है। जो आपको ठीक लगे, जितना आपका मार्जिन है, पुट खरीदोगे पैसे कम लगेंगे, कॉल बेचोगे पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, पहली चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी 39,650 के आसपास बंद हो रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर है 39,300 का, यानी 350 पॉइंट नीचे, 1% यहाँ भी है। 1% की रिस्क दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में लेके चल रहे हैं। ऊपर चाहें तो 40,000 के कॉल ऑप्शन बेच दीजिए आप, और चाहें तो 39,300 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से। यहाँ भी यही सेम रखना है, 39,300 350 आएगा तो कल और ऐड करना है, उस
माइंडसेट के साथ आप लोग लेके जाएं, यानी कल के लिए भी जगह बचा के रखें। ठीक है, कल के लिए जगह बचा के रखनी है, ये क्लियर स्ट्रैटेजी। आइए क्लोजिंग से पहले कुछ फाइनल कॉल्स। किरण जी, बिगुल नहीं बजा रहा हूं, बताएं आपकी कॉल सर। बिल्कुल, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। बाय करना है गुजरात गैस 660 इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि लगभग 2950 2960 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 27 का, और कल के लिए 35 और 39 के ये पहले प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे। इसके उन लेवल्स पे एक बार रिव्यू लेने की सलाह है, तो ये बाय करने की सलाह है आपके लिए। गुजरात गैस, इस पर कॉल ऑप्शन खरीदना। जय, बताएं आपका जैकपॉट कॉल। बिल्कुल दीपांशु खरीद कर चलना है 1020 के स्ट्राइक का रामको सीमेंट का कॉल ऑप्शन 43.80 पे ट्रेड कर रहा है अभी भी। इसको खरीद कर चलना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 31 का। सो लगभग 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, पर टारगेट ऊपर में जो बन रहा है इसका वो है 62। फर्स्ट टारगेट रहेगा 62 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 75 का। 62 एंड 75 ये दो टारगेट्स के लिए 1020 का कॉल खरीद रहा है रामको सीमेंट्स का। क्लियर बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ, और जो हिसाब से 50 डेमा के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया ये स्टॉक ने, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 1100 की ओर जा रहा है। 1100 की ओर जा रहा है रामको सीमेंट। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले सचित जी भी इस पर बाय कॉल दे रहे थे, तो पसंद है जय को भी और सचित जी को भी, और किरण जी की पसंद है गुजरात गैस, जिस पर भसीन साहब की भी पिक थी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलें, और एक और ऐतिहासिक दिन बाजारों के लिए नए रिकॉर्ड्स लगते हुए दिखे आपको एक बार फिर से, और अहम लेवल्स क्रॉस कर रहे हैं 18,500 का निफ्टी ने, और ऑलमोस्ट 40,000 के करीब आपको बैंक निफ्टी भी आते हुए दिखा। 62,000 से ज्यादा दूर नहीं रहा सेंसेक्स। रिकॉर्ड क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं बाजार। मेटल्स यहां पर रहा सबसे ज्यादा फोकस। हिंडाल्को टॉप गेनर 5% का, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर भी अच्छी खरीदारी, बट नैल्को और वेदांता यहां पर जबरदस्त एक्शन, ऑलमोस्ट 15% की तेजी इंट्राडे में इन दोनों काउंटर्स ने आपको है दिखाई। इसके अलावा सेकंड हाफ में आईटी स्टॉक्स काफी एक्टिव रहे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा दोनों पर अच्छी खरीदारी। आईसीआईसीआई बैंक से अच्छा पार्टिसिपेशन। आईटीसी यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन बनते हुए। टाइटन, एसबीआई, टीसीएस यहां पर भी आपने देखी है खरीदारी। गिरावट रही एमएनएम में। एचसीएल टेक नतीजों के बाद 2% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, आइशर और हीरो मोटोकॉर्प यहां पर भी आपने वीकनेस देखी। थोड़ी ब्रेथ टुवर्ड्स एंड खराब हुई, बट फिर भी 30 निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में हुए हैं बंद आज। 17% के उछाल के साथ टाटा पावर नई लाइफ हाई पर आपको आते हुए दिखा। वेदांता 13% ऊपर बंद हो रहा है। आईआरसीटीसी बैन से बाहर आ सकता है शायद, पर आज बैन के दिन 9% उछाल इस काउंटर ने दिखाया। पीएनबी वापस बैन में आ सकता है, बट आज 7.5% ऊपर रहा। इसके साथ आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा 5% की तेजी। डिक्सन टेक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक यहां पर खरीदारी, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जिस पर अनिल जी बात कर रहे थे 3% ऊपर। एचएल 1500 का लेवल क्रॉस करा, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस पर भी आपने देखी अच्छी खरीदारी। अमर राजा 5% नीचे। एमसीएक्स झुंझुनवाला साहब की स्टेक की बिकवाली की खबर के बाद 4% नीचे। एलएनटी इन्फोटेक नतीजों से पहले 3.5% गिरा। पॉलीकैब, वोडाफोन, जी एंटरटेनमेंट, कैडिला, मदरसन, इंडिया मार्ट और साथ ही स्ट्राइड्स यहां पर भी आपने देखी है कमजोरी। पर ओवरऑल अनिल जी ऐतिहासिक दिन, नए रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार ने क्रॉस करे, और नए क्लोजिंग हाइज भी आपको आते हुए दिखे, और स्पेशली जिस तरह से मेटल स्टॉक्स की आज तेजी रही, बाजार काफी खुश वहां से। बाजार खुश है, और इस खुशी के मौके पे बहुत सारे लोग छुट्टी मांग रहे हैं। बोले कल बाजार किस चीज का बंद है भाई? अभी तो 3 दिन छुट्टी आराम करके आए, फिर बंद। कोई बंद नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। मैं तो मतलब छुट्टी का दिमाग में कैसे आ रहा है इतनी तेजी के मार्केट में? उल्टा आपको तो कहना चाहिए अगर बंद है तो भी खोल दो भाई, खोल दो। एक आध दिन हम कहीं और ले लेंगे कॉम्प ऑफ, जो हमारे होता है। कभी कभी हम बुलाते हैं लोगों को सैटरडे संडे, बोले सर कॉम्प ऑफ दे देना, मतलब बाद में कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे छुट्टी दे देना एक दिन की। वैसा वाला हमें भी एक ऑप्शन होना चाहिए सर। ऐसे बाजार में तो रात को डाउ देखा और छुट्टी नेक्स्ट डे कॉम्प ऑफ लेंगे, मार्केट खुलेगा। एनीवे, बट कल छुट्टी नहीं है, शायद कई जगह बैंक हॉलीडे है, तो हो सकता है सेटलमेंट 2 क्लब हों, तो आज के लिए स्टॉक शायद आप कल बेच ना पाएं। अगर बेचना चाहें तो अपने ब्रोकर को पहले पूछ लें। अगर समझिए आपने कोई कैश मार्केट में डिलीवरी खरीदी हो कल है, और करना क्यों है, एक दिन आज लिया कल लेके डिलीवरी ली तो रखो, रखने में पैसे ज़्यादा बनेंगे। ये आज लेके कल बेचने में नहीं होने वाला है। सो पॉइंट सिंपल है, कल कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, कान खोल के सुन लें। अच्छा एक मिनट साहब, जरा एक्सपर्ट को दिखाई, कहीं इनको तो गलत फहमी नहीं छुट्टी की? आप लोगों में तो किसी को गलत फहमी नहीं ना छुट्टी के बारे में कल? नहीं है, हाँ बस ठीक है। पता चला दर्शक थोड़े 5-15 कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, एक्सपर्ट कम नहीं होने चाहिए। वो बंसल जी बोले मैं तो सोचा था सर छुट्टी है, इसलिए मैं तो आया ही नहीं। तो कम से कम आप लोगों के लिए तो किसी के लिए भी छुट्टी नहीं है, दर्शकों के लिए भी नहीं है। अब मैंने साफ कर लिया। तो सेटलमेंट क्लब हो सकते हैं बैंक हॉलीडे होने की वजह से। कल बैंक हॉलीडे शायद,
बंसल जी वैसे कह सकते हैं मैं करेंसी ट्रेडर हूँ कल के लिए, फिर उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। ना बंसल जी को कोई, बंसल जी वैसे भी सबसे ज़्यादा पंक्चुअल और सबसे पहले समय पे आने वाले। डेफिनेटली। हाँ, ये बात तो कहनी पड़ी, जितने पैनलिस्ट उसमें सबसे पहले बंसल जी आकर बैठ जाते हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है कि जितनी देर यहाँ पर बैठे तब तक इन्हें कोई बाहर का मतलब घर के अंदर जो बाहर हैं इनके स्क्रीन के बाहर, उसका कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो सोचते कि पहले बैठ जाओ, आधा घंटा तो बचे। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, बिल्कुल आपने सही बोला। मैं तो अनिल जी शो बंद होने के बाद भी कैमरे को ऑफ करके आधा घंटा बैठा रहता हूँ। जोक सपाट अनिल जी, बैंक अनिल जी डे आफ्टर टुमारो अनिल जी बंद है। डे आफ्टर टुमारो क्यों? अनिल जी मैंने आज चेक करा था अनिल जी, बैंक कल नहीं परसों बंद है। अच्छा, बैंक परसों बंद है। अच्छा, मुझे लगा मार्केट पर। अच्छा, बैंक परसों बंद है, कल नहीं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, आप जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं एक बार ज़रा समझ लें, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो ये था आज का पूरा एक्शन। फाइनल क्लोजिंग में आपको बताऊं उससे पहले शाम के एक्शन के बारे में आपको बता दिया है। टाटा के पंच ने एसयूवी सेगमेंट में जोरदार एंट्री की। आप सोच नहीं सकते वो काम होता हुआ दिख रहा है। कोई जिंदगी में नहीं सोच सकता 5.5 लाख रुपए में मिलेगी एसयूवी, लेकिन हाँ मिल रही है। ये मेरे ख्याल से दीप टाटा के लिए वो वैसा मारुति 800 काइंड ऑफ मोमेंट है, हो सकता है। ये जो गाड़ी है ना, ये टाटा मोटर्स की, ऐसा खैर हमने नैनो के वक्त भी सोचा था जी, वो हो ना पाया, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हर गाड़ी नैनो ही हो। ये 5.5 लाख की एसयूवी किसी को भी पसंद आ सकती है, और न सिर्फ टाटा के लिए बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर के लिए गेम चेंजर होगी। पहले तो कीमत बहुत कम है, दूसरा सेफ्टी के मामले में इसको हाईएस्ट रेटिंग मिली है। एनकैप ने इससे सेफ्टी के लिए 5 स्टार की रेटिंग दी है। हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान लेने वालों को भी टाटा ने पंच से टारगेट किया है। आज शाम 5 बजे यानी कि 4:56 पर हम आपको इसी पर बताएंगे एक स्पेशल शो, टाटा का पंच, और जानेंगे कि ऑटो मार्केट में ये क्यों तूफान लेकर आने वाली है और ये नया सेगमेंट क्या है जो अब तैयार होने वाला है, इसके खास फीचर्स, टॉप मैनेजमेंट से बातचीत और पूरा कार का रिव्यू। हमारे साथ होंगे बनवारी लाल शर्मा साहब, सीईओ हैं कारवाले.com के, विनकेश गुलाटी जी हैं जो प्रेसिडेंट है फाड़ा के, और हमारी अपनी ऑटो एडिटर, वैसे तो एग्जीक्यूटिव एडिटर होते हैं लेकिन जैसे ऑटो आता है स्वाति जी का डेजिग्नेशन ऑटो एडिटर हो जाता है, क्योंकि ऑटो के मामले में बिल्कुल हिंदुस्तान में नंबर 1 जर्नलिस्ट अगर कोई है तो वो स्वाति खंडेलवाल है, जो जबरदस्त पकड़ रखती। तो आज वो भी हमारे लिए गेस्ट अपीयरेंस देगी। तो ये शाम का 5 बजे का शो मिस मत कीजिएगा, टाटा का पंच। आइए, इसके बाद बाजार के उतार चढ़ाव की जोखिम से आप बचना चाहते तो हाइब्रिड फंड में निवेश करना आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाइब्रिड फंड से आप न सिर्फ सही ढंग से अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, बल्कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो है ना, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, आपको कंजर्वेटिव से एग्रेसिव होना है, एग्रेसिव से कंजर्वेटिव होना है, तो इसके लिए भी आपके लिए अलग अलग स्कीम्स के जरिए निवेश करने के मौके बनते हैं। तो आज शाम 6:26 यानी कि 6:30 बजे कम जोखिम का हाइब्रिड फॉर्मूला, हाइब्रिड फंड की बारीकियां आज हम समझेंगे जाने माने फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह से। क्या आप जानते हैं कि आपकी कार और बाइक में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल हवाई जहाज के पेट्रोल ईंधन से भी ज्यादा महंगा है? पता है आपको? पता था सर, रोज देख के रोना आता है, फील आती होगी कि मतलब है, हाँ वो फील लीजिए। अगर आपको भी दर्द है, तकलीफ है, तो ये सोचिए कि आप एरोप्लेन में जो काम आने वाला फ्यूल है ATF, उससे ज़्यादा महंगा आपका पेट्रोल डीजल है। आज पेट्रोल और डीजल में कीमतों में ठहराव के बावजूद भारत में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल कहाँ बिक रहा है, कोई अंदाजा? राजस्थान के गंगानगर, 117 रुपये 96 पैसे, यानी 118 रुपये में। तो मुंबई से भी खराब है कहीं पे, मतलब है 118 रुपये। वहीं दिल्ली में हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला ATF 1 लीटर में सिर्फ 79 रुपीज़ का दाम है। एक्चुअली है ना, मालूम है, वो एक कहावत है, कुणाल जी जरा कहावत आपने सुनी, वो हाथी खरीदना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको रोज रोज चारा खिलाना मुश्किल काम है। अगर ये हाथी है ना, आप खरीद भी लें एरोप्लेन, लेकिन रोज रोज वो चारा खिला, अब चारा सस्ता हो गया, हाथी महंगा है, खरीदेंगे आप? अनिल जी देखिए, अगर ऐसा ही चला तो पेट्रोल डीजल के बाद अनिल जी ATF वाली गाड़ियां भी आएंगी अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है। वही मैं भी बोल रहा था, ज़्यादा बेहतर है। चलिए, लेकिन वाकई में ये बड़ा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है कि ATF के दाम कम है, पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा है, लगभग 1/3 ज़्यादा है। तो मतलब आपके लिए
घर से ऑफिस आना ज़्यादा महंगा है, दिल्ली जाकर शो करना सस्ता पड़ेगा क्या? ऐसा मान के चले सर? बिल्कुल आप मान के चले, और अगर ये मान के चले तो बिल्कुल गलत नहीं मान कर। और आपने जो आइडिया दिया उस पर मैं अमल भी करने वाला हूँ। परसों बुधवार को मैं शो दिल्ली से ही करूँगा, कॉस्ट एनालिसिस। तो बस आज आपने बोला कल चले जाऊँगा, परसों मेरा शो दिल्ली से होगा। कुणाल जी और राकेश जी और बाकी सारे जितने हमारे दिल्ली के महानुभाव, आप सबका दिल्ली के स्टूडियो में स्वागत है, अभी से कर देता हूँ। तो परसों सुबह शो मेरा दिल्ली से होने वाला है। तो सस्ता पड़ेगा। हाँ, कभी कभी है ना दीप जो बोलते हैं ना वो बात से एकदम सही साबित हो जाती है। तो बुधवार का शो मेरा दिल्ली से होने वाला है, कल शाम को मैं जाऊंगा फिर दिल्ली। तो चलिए, ये है आपके लिए पेट्रोल डीजल और साथ ही एटीएफ की कीमतों का विश्लेषण। सरकार बढ़ती कीमतों पर क्या कह रही है और दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो क्या होगा, राहत कैसे मिलेगी, एटीएफ से महंगा पेट्रोल, इस पर हमारी होगी कवर स्टोरी। इसके अलावा बाकी सारी खबरें इंडिया 360 डिग्री में हमेशा की तरह आपको मिलेगी। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आती है इस वक्त आपके सामने, और 18,477 ये है वो लेवल जहां पर बंद हुआ है निफ्टी। 18,543 का हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने 39,947 का रिकॉर्ड बनाया है, बंद हुआ है 39,684 पर, यह भी रिकॉर्ड हाई है। और सेंसेक्स भी 0.5% की मजबूती के साथ 62,000 से थोड़ा सा पीछे रहा है, 61,963 का हाई बनाने के बाद 61,765 के लेवल पर। विदा लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से। दिल्ली वालों का शुक्रिया, कुणाल जी, राकेश जी। आजकल दिल्ली वालों में बड़ा कन्फ्यूजन है, आशु जी को किधर माने, दिल्ली माने मुंबई माने। जब तक आशु जी के आधार कार्ड पर दिल्ली का एड्रेस है, दिल्ली माना जाएगा, भले ही वो मुंबई आते जाते रहे। दिल्ली वाले मेहमानों में आशु जी आप भी शामिल है, आपका भी धन्यवाद। और मुंबई वाले हमारे सुमित जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब और सचिन जी का भी धन्यवाद। पूना वाले किरण जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह होगी आप सबसे फिर से मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।